देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो लास्ट दिन हम लोग कंपनी अकाउंट स्टार्ट किए थे, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स का जस्ट हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रो और उस पर एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी शेयर, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इक्विटी शेयर रिलेटेड ही होगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो वहां पर जस्ट इक्विटी के जगह हमें प्रेफरेंस लिख देना है, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पर पहले तुम लोग ये पता कर लो कि शेयर जो है वो नॉर्मली दो तरीके का होगा, ठीक है। शेयर शेयर क्या होता है वो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, ठीक है। कंपनी अपने पूरे कैपिटल को जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है, जो कैपिटल है उसको जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो जितने सारे पार्ट में डिवाइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे शेयर, ठीक है। तो ये देखो शेयर दो तरह का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्टिंग में पहले तुम लोग के यहाँ पर पहले प्रेफरेंस दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इक्विटी पढ़ के उसका क्वेश्चन करेंगे, देन धीरे धीरे हम लोग ये देख लेंगे कि प्रेफरेंस शेयर का बेसिकली दिया हुआ है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो देखो इक्विटी शेयर से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है इक्विटी शेयर के बारे में। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। तो बोल रहा है कि जो इक्विटी शेयर है वो कभी प्रेफरेंस शेयर हो नहीं सकता, ठीक है। जो इक्विटी शेयर है वो प्रेफरेंस शेयर नहीं हो सकता। तो इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है देखो, अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनना चाहते हैं कंपनी का, तो देखो हम लोग शेयर होल्डर क्यों बनते हैं किसी कंपनी का, ताकि हमें डिविडेंड मिले। शेयर होल्डर को जो मिलता है प्रॉफिट का हिस्सा उसका नाम क्या होता है, डिविडेंड। हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था। मुझे लगा कोई बाहर चला गया, ठीक है। अच्छा ये देखो डिविडेंड, ठीक है, और इनको भी मिलता है डिविडेंड। दोनों को ही जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है उसका नाम है डिविडेंड, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है ना वो पहले से ही स्पेसिफाइड होता है। कैसे, जैसे तुम लोग अगर कभी बिजनेस के लिए लोन लेते हो या फिर घर के पर्सनल लोन भी लेते हो, तो क्या लोन का इंटरेस्ट पता होता है या बाद में बताता है बैंक की, हम बाद में बता देंगे अभी लोन लेके चले जाइए, या फिर तभी बता देता है कि इतना इंटरेस्ट लगेगा, बोलो। इंटरेस्ट तभी उसी हमें समय बता, बता देता है। उसी समय बता देता है। अगर हमें ठीक लगता है कि हम लोग ले पाएंगे, हम लोग उसके मतलब उसके हिसाब से चल पाएंगे जो इंटरेस्ट मांग रहा है, तो हम लोग हाँ बोलते हैं, लोन ले लेते हैं। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देना पड़ता है उसका परसेंटेज जो है डिविडेंड का परसेंटेज में डिक्लेयर्ड होता है, ठीक है। परसेंटेज जैसे कि 2% 5%, तो परसेंटेज जो है वो फिक्स्ड होता है, पहले से ही बता दिया जाता है कि आप अगर मेरे कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं, कौन सा, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब ही होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो इनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। जब कंपनी प्रॉफिट बांटेगी तो इनको सबसे पहले बांटेगी, ये दोनों शेयर होल्डर्स में इनको पहले बांटेगी। इनको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनका डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड होता है, कभी चेंज नहीं होता है, चाहे कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाए चाहे कम कमाए। अगर 2% है तो 2% ही होगा। जैसे मान लो तुम लोगों ने लोन लिया और लोन का इंटरेस्ट था 10%, तुम लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, तो तुम लोग क्या 10 के जगह 12% बैंक को इंटरेस्ट देना स्टार्ट करोगे, नहीं। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर का क्या है, प्रेफरेंस शेयर का नेचर जो है वो फिक्स्ड है, तो पहले से ही बता दिया जाता है कि आप अगर मेरे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो रहे हो तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा उसका परसेंटेज फिक्स्ड है। जबकि इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड का परसेंटेज है वो वेरी करता है, वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। कैसे वेरी करता है, डिपेंड ऑन द प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होगा उस हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो कंपनी के सारे डिसीजन लेते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड का परसेंटेज कितना होगा। तो ये इन दोनों में एक डिफरेंस हुआ, ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस में। और देखो इसमें इन लोगों का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट इक्विटी शेयर होल्डर का ये है, अगर प्रॉफिट होगा तो भी इन्हें मिलेगा और लॉस होगा तो भी इन्हें लेना पड़ेगा। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनने पे इसका जो और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो बिजनेस का, ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये नहीं देखेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ इसीलिए मुझे डिविडेंड दिया, लॉस हुआ इसीलिए मुझे नहीं दिया, ये इनको नहीं चलेगा। इनको प्रॉफिट हो या लॉस हो, इनको इनका जो डिविडेंड है वो मिलना चाहिए। जैसे बैंक से लोन लेते हो तो तुम बिजनेस करके तुम अच्छा कमा रहे हो तो भी इंटरेस्ट दो, तुम अगर लॉस में जा रहे हो तो भी बैंक वाला तो इंटरेस्ट लेके ही मानेगा, वो छोड़ेगा नहीं।
उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या है, एक तो उनको डिविडेंड फिक्स देना है, मतलब ज्यादा प्रॉफिट कमाओ कम कमाओ उनको उतना ही मिलेगा, ठीक है, ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। जो इक्विटी शेयर होल्डर का एक अच्छा पॉइंट है, कंपनी ज्यादा कमाएगी तो इनको ज्यादा परसेंटेज में दे देगी और कम कमाएगी तो कम परसेंटेज में देगी। लेकिन इनका क्या है, इनको प्रॉफिट और लॉस दोनों ही लेना पड़ेगा, जबकि ये सिर्फ प्रॉफिट ही लेंगे, लॉस नहीं लेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट लॉस से, ये अपना डिविडेंड का जो परसेंटेज पहले बताया है कंपनी ने ये लेके मानेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को बोला जाता है ट्रू ओनर ऑफ कंपनी। क्यों बताओ, ट्रू ओनर ऑफ कंपनी, जो अपने बिजनेस, अगर हम लोग कोई बिजनेस करते हैं एज ए इंडिविजुअल तो हमारा प्रॉफिट हो तब भी हम लोग मान लेते हैं, लॉस हो तो भी हम लोग मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट भी मेरा लॉस भी मेरा। ये क्या बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर बोल रहा है सिर्फ प्रॉफिट मेरा, लॉस से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपना डिविडेंड चाहिए। अब डिविडेंड तो कंपनी तभी देगी ना जब वो प्रॉफिट कमाएगी, लॉस कमाएगी तो उसके लिए बहुत मुश्किल है दे पाना, लेकिन फिर भी देना पड़ेगा कहीं से जुगाड़ करके। तो वही चीज, तो ये सिर्फ अच्छा चीज इंजॉय करेगी, ठीक है। बुरे हालत में कंपनी के पास ये खड़े नहीं होने वाली, कंपनी के साथ ये नहीं रहने वाली, ठीक है। वो बोलेगे कंपनी तुम मेरा डिविडेंड दो, मुझे नहीं पता कहां से लाके दोगे, बट ये जो है कंपनी के सुख दुख में है। तो कोई अगर मेरे सुख दुख में है तो वो मेरा ज्यादा अपना हुआ, तो इक्विटी शेयर होल्डर को ही बोला जाता है ट्रू ओनर ऑफ कंपनी। और डिविडेंड कैसे बढ़ता है उसका रूल्स देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको बोला जाता है EBIT, ठीक है। कंपनी के अर्निंग को ऐसे बोलेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंपनी का जो अर्निंग हुआ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट क्यों, अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है, और टैक्स अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उसे टैक्स स्लैब के बेसिस पे टैक्स देना पड़ता है, इसको बोला जाता है EBIT, ठीक है। तो EBIT से क्या देना पड़ता है, यहां पर हम लिखते हैं EBIT से सबसे पहले क्या पे करना पड़ता है कंपनी को, आई यानी इंटरेस्ट। कंपनी को पहले पे करना पड़ेगा अपने अर्निंग से, कंपनी ने अगर किसी भी तरह का इंटरेस्ट यानी लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आई चला गया, बचा क्या, EBT को क्या बोलते हैं, EBT मतलब अर्निंग, ये देखो ये सब देख के ही बोल सकते हो, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। इसके बाद कंपनी क्या देगी, कंपनी टैक्स देगी, टैक्स देने के बाद क्या बचेगा, EAT, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं PAT, ठीक है, यानी अर्निंग या फिर प्रॉफिट, अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर बोलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा इसी से डिविडेंड जाएगा। पहले प्रेफरेंस वाले को, उनका प्रेफरेंस पहला है तो पहले प्रेफ डिविडेंड दे दो, प्रेफ डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ बचता है, अगर कुछ बचेगा तो ही इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा, दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है। ये इस तरह के पैटर्न का होता है। तो ठीक है, अब देखो हम लोग थोड़ा सा पता कर लिए कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का नेचर क्या होता है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर नहीं होता है, दोनों अलग चीज होता है। इट मीन्स दैट दे डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये देखो जब डिविडेंड मिलेगा इनको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, जैसे जब डिविडेंड बढ़ना स्टार्ट होगा ना तो कंपनी देखेगी मेरा प्रेफरेंस शेयर कितना है, पहले उनको दो, उनका प्रायोरिटी पहला है, ठीक है, पहले उनको देना पड़ेगा, फिर अगर कुछ बचेगा तो घर वालों को देंगे। घर वाले कौन है, इक्विटी वाले घर वाले हैं, ये हमारे सुख दुख में रहते हैं, ठीक है, ये सिर्फ सुख के साथी है, तो ये घर वाले नहीं हुए, ठीक है, ये हमारे बिल्कुल अपने हैं, इनको बाद में देंगे तो भी चलेगा, पहले ये बाहर वाले को दो, बाहर वाले को देने के बाद अगर बचेगा तो फिर घर वाले में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, वही चीज बोल रहा है। तो इनका कोई प्रेफरेंस नहीं रहता है, प्रेफरेंशियल राइट नहीं रहता है डिविडेंड मिलने का या फिर कैपिटल रीपेमेंट का। कैपिटल रीपेमेंट मतलब मान लो बिजनेस बंद हो रहा है, कंपनी कैपिटल जो ली थी एक एक शेयर होल्डर से वो वापस करना चाहती है, तो वापस जब करेगी तो पहले लाइन पे सब खड़े होंगे ना, कंपनी बंद हो रहा है, कंपनी अपना जो भी पेमेंट जिसको जिसको करना है वो कर रहा है, तो सबको आ गए अपना अपना पैसा लेने, जिनको पैसा मिलने वाला था। तो वहां पर भी कंपनी पहले ये जब शेयर होल्डर का बारी आएगा तो कंपनी पहले प्रेफरेंस वालों को देगी, उसके बाद इक्विटी वालों को देगी, ठीक है। इसका एक लंबा लिस्ट भी होता है, इसके लिए एक अलग अकाउंटिंग होता है, दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। वहां पर वो लिस्ट बताया जाता है कि किस तरह से पेमेंट होता है जब कंपनी लिक्विडेट होती है। सबसे पहले जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं उनको पेमेंट किया जाता है, फिर स्किल्ड, इस तरह से कैटेगरी है। और जब शेयर होल्डर का बारी आता है तो प्रेफरेंस और इक्विटी में पहले प्रेफरेंस को दिया जाता है, नाम ही है प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद इक्विटी शेयर वाले को दिया जाता है। अब देखो क्या बोल रहा है,
अब रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल वेरी कर जाएगा। क्यों वेरी करेगा, देखो वेरी इसलिए करेगा, सारा चीज देने के बाद अगर कुछ बचेगा तभी घर वालों को मिलेगा ना। अब घर वाले तो एडजस्ट कर लेंगे, अब कम हो ज्यादा हो, अगर किसी साल अच्छा प्रॉफिट हुआ है 10% दे दो, किसी साल कम हुआ है तो 8% दे दो, तो इस तरह से चलेगा, कुछ बोल नहीं सकते ये लोग, ठीक है। ये सुख दुख के साथी है, दे आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। मेरा ही बिजनेस है, कम प्रॉफिट कमाए है तो कम यूज करेंगे, ज्यादा कमाए है तो ज्यादा यूज करेंगे। इस कंसेप्ट में क्या होता है, इनका जो डिविडेंड है वो वेरी कर जाता है हर साल। रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी लिया जाता है हर साल, और उस डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब में ये डिसाइड किया जाता है कि डिविडेंड कितना होगा, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट, ऑब्वियसली कितना प्रॉफिट है वो भी देखना पड़ेगा, तभी हम लोग वो प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड बांट सकेंगे। तो डिविडेंड पॉलिसी में ये सब डिसाइड किया जाता है। आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी राइट्स यानी अधिकार है वो देने के बाद ही हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड वगैरह दे सकते हैं। दिस शेयर्स कैरी वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट है, ठीक है, वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर का है, बट प्रेफरेंस का कोई वोटिंग राइट नहीं है। तो और एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिख सकते हो, इनका जो है वोटिंग राइट है, इनका नो वोटिंग राइट, ठीक है। वोटिंग राइट मतलब वोट देने से क्या होता है, वोट देने से जैसे सरकार बदल जाता है, वैसे कंपनी में वोट देने से क्या होता है, डिसीजन जो है, डिसीजन के फॉर में या अगेंस्ट में वोट होता है, और उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। मान लो कंपनी सोच रही है कि इस बार 12% का डिविडेंड डिक्लेयर करेगी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो इसका भी क्या होता है, वोटिंग किया जाता है, ठीक है। कोई भी स्पेशल डिसीजन हो तो उसके लिए वोट किया जाता है, तो वोट इन फॉर और वोट इन अगेंस्ट होता है। अब ज्यादा वोट जिस बात पे जाएगा उस बात के ऊपर डिपेंड करके क्या हो जाएगा, मतलब वो डिसीजन जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे मान लो बोल रहा है कि 12% डिविडेंड देना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं 10% होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही ऐसा डिवीजन हो गया। अब वोट चल रहा है, वोट कौन दे सकता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस नहीं दे सकते, बाहर वाले मेरे कंपनी के अंदर डिसीजन नहीं सुना सकते। कौन सुना सकते, जो मेरे अपने हैं वो मुझे डिसीजन के लिए बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे घर वाले हैं तो मुझे बोल सकते हैं, ये कंपनी के घर वाले, यही ओनर है तो ये बताएंगे। अब मान लो कंपनी में टोटल 10 जन है, 8 जन फेवर बोल रहे 12% और 2 जन बोल रहे 10%, तो फिर 12% ही डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि जो वोट इन फेवर है वो 8 लोगों का है, तो मैक्सिमम 8 लोग बोल रहे हैं ना, ये मिनिमम 2 लोग बोल रहे हैं, तो फिर 12% पे ही जाके डिसीजन जो है वो खत्म होगा। तो 12% ही डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसको बोला जाता है वोटिंग राइट्स। तो इस तरह के हर एक बात पे वोटिंग राइट्स जो है वो देने का अधिकार जो है वो इक्विटी शेयर का है, प्रेफरेंस शेयर का नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या बोल रहे हैं, The shares carry voting rights. अच्छा, Companies Act 2013 permits issue of equity shares capital with. Good evening, Priya. गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कहाँ चला गया, कंपनीज एक्ट 2013 permits issue of equity shares capital with differential rights as to dividend voting or otherwise in accordance with the prescribed rule। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे डिविडेंड देना है, उनका वोटिंग राइट क्या है, या फिर अलग कोई राइट्स अगर है उसके बारे में कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रेस्क्राइब्ड बोल रखा है, ठीक है। मतलब उनका रूल्स रेगुलेशंस, ये जो यहाँ पर अभी मैंने बताया ना, ये कहाँ बोला गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है कि कैसे प्रेफरेंस शेयर को टैकल करना है, कैसे इक्विटी शेयर का क्या मतलब राइट्स वगैरह होना चाहिए, ये सब बताया गया है। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द शेयर्स कैन बी इशूड बाय कंपनी आइदर इन फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये जो शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग, क्यों, बिजनेस करने के लिए कैपिटल का जरूरत है, ठीक है। अब ये कैपिटल कहाँ से आएगा, कैपिटल के लिए हम लोगों को क्या इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए जो हम लोग बैंक से लेके नहीं कर सकते, रिलेटिव से लेके नहीं कर सकते, फ्रेंड से लेके नहीं कर सकते, हम लोग पब्लिक से मांग रहे हैं कि आप लोग मुझे कैपिटल दीजिए। और कैसे देंगे, आप लोग मेरा शेयर खरीदिए, ठीक है। मैंने एक एक शेयर का प्राइस डिसाइड कर रखा है, आप लोग उस हिसाब से, आप लोगों को अगर मेरा प्रोजेक्ट सही लगता है तो आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, अपना पैसा मुझे दीजिए जो हम एज ए कैपिटल यूज करेंगे। तो कैश आता है शेयर इशू करने से, ठीक है।
या अगर हम लोग शेयर को इशू कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे कि हम लोग कोई फर्नीचर या फिक्स्ड एसेट या कुछ और खरीद रहे हैं, और उस जो सेलर है, ठीक है, जो जिनसे खरीद रहे हैं उन सेलर को हम लोग बोल रहे हैं आपको पैसा नहीं, आपको हम शेयर दे देते हैं, ठीक है, आप मेरा कंपनी का शेयर ले लीजिए। अगर वो मान जाते हैं तो शेयर इशू किया हम लोगों ने उन क्रेडिटर को भी, और किस किस लिए किया? गुड इवनिंग जॉयदीप। गुड इवनिंग जॉयदीप। अच्छा देखो, तो जो शेयर इशू किया, ठीक है, तो वो क्या किया हम लोगों ने, एक क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर या फिर मान लो किसी सेलर से, ठीक है, किसी फर्नीचर सेलर से फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर खरीद लिया, और उनको फर्नीचर के अगेंस्ट में पैसा देने के बदले उनको शेयर दे दिया, शेयर सेलर को शेयर दे दिया, ठीक है, तो शेयर इशू कर दिया उनको। लेकिन उसके बदले हमें कैश नहीं मिला, उसके बदले हमें क्या मिला? शेयर देने के बदले हमें क्या मिला, बोलो? शेयर देने के बदले हमें क्या मिल रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर। तो इसको बोलते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश नहीं लिया हम लोगों ने, कुछ और ले लिया। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर क्या बता रहा है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इसका कैसे कैलकुलेशन होता है? टू इशू शेयर्स प्राइवेट कंपनीज डिपेंड अपॉन प्राइवेट प्लेसमेंट्स ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, प्राइवेटली वो शेयर जो है वो अपना इशू करती है। वैसे प्राइवेट कंपनी का जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में हमें अभी नहीं पता करना है उतना, बिकॉज हमें जो दिया हुआ है वो हमें पब्लिक कंपनी के ऊपर ही क्वेश्चंस वगैरह आता है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर नहीं आता है। तो वैसे जस्ट बता रखा है कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट के हिसाब से अपना शेयर इशू करती है, हमें सिर्फ पब्लिक के बारे में जानना है। पब्लिक कंपनी क्यों हो रहा है? क्योंकि पब्लिक से पैसा मांग रहे हैं ना अपने बिजनेस में लगाने के लिए, दैट्स वाई ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनीज इश्यूज ए प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले क्या होता है, पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या बिजनेस आइडिया लाया है? बोलो, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई नया बिजनेस मार्केट में आया? हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? कोई भी नया बिजनेस मार्केट में आता है, आ ही सकता है कोई नया आइडिया के साथ, तो ये कैसे पता चलता है हमें? बता सकते हो? कोई भी नया बिजनेस आता है तो हम लोग को कैसे पता चलता है, बोलो? कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। हाँ, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस मतलब जो ब्लूप्रिंट है ना पूरे बिजनेस का, वो दिया हुआ रहता है, पूरा रूल्स रेगुलेशन। जैसे मान लो नया कॉलेज ओपन हुआ है तो उसका एक प्रोस्पेक्टस दे देता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, ये फैकल्टीज है, ये है, वो है, आप लोगों को ये फैसिलिटीज मिलेगा। जस्ट लाइक दैट कंपनी क्या करती है, अपना एक प्रोस्पेक्टस। तो स्टेप वन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उनको एक प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करना पड़ेगा, ठीक है। और उस प्रोस्पेक्टस को पब्लिक पढ़ेगी, और वो पढ़ के पब्लिक को अगर लगेगा कि मुझे ये बिजनेस में दम है, ये प्रोस्पेक्टस, जैसे तुम लोग को अगर कॉलेज अच्छा लगेगा तो तुम लोग एडमिशन के लिए आगे जाओगे, उसी तरह से अगर प्रोस्पेक्टस में जो ब्लूप्रिंट यानी जो पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है वो पढ़ के तुम लोग को अगर लग रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस आइडिया है वो आज के डेट पे बहुत ही अच्छा है, आगे जाके ग्रो करेगा, इसका बेनिफिट है, ठीक है, फ्यूचर ग्रो है, तो कंपनी चाहे तो उसमें क्या कर सकती, सॉरी, पब्लिक चाहे तो वो अपना पैसा उसमें लगा सकती है अगर पसंद आए तो, कोई जबरदस्ती वाला बात नहीं है, ठीक है। तो स्टेप वन, कंपनी को क्या करना है, पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना है एंड इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। और वो प्रोस्पेक्टस पढ़ के अगर कंपनी को, सॉरी, पब्लिक को अच्छा लगता है तो पब्लिक क्या करेगी, शेयर के लिए वो शेयर खरीदना चाहेगी उस कंपनी का, और शेयर खरीदने का मतलब ही है उस कंपनी में अपना पैसा लगाना। To discuss accounting treatment, we shall concentrate on public companies who invite general public to subscribe for equity shares, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तौर पे हमें पूरा का पूरा कंसेंट्रेशन जो है वो पब्लिक कंपनी पे करना है। मतलब हम लोग को किस लेवल का क्वेश्चन देगा, पब्लिक कंपनी के लिए, ठीक है, नॉट प्राइवेट कंपनी। और यहाँ पर क्या बोला है, हु इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इक्विटी शेयर। पब्लिक कंपनी का मतलब ही होता है वैसी कंपनियां जो जनरल पब्लिक को मतलब बुला रही है कि मेरे कंपनी में पैसा लगाओ, ये देखो मेरा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे कंपनी में पैसा लगाओ, बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी को लगता है हाँ सच में बेनिफिट लगेगा तभी पैसा लगाना, नहीं लगता है तो मत लगाओ। वैसे तो कितने सारे कंपनी आते हैं, सभी बहुत मुनाफा कमा रहे, ऐसा बात नहीं है, और सभी लॉस में जा रहे, ऐसा बात नहीं है।
टाइम टू टाइम वेरी करते जाता है, ठीक है। तो सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एप्लीकेबल इन अदर केसेस, हाउएवर फॉर जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स द वर्ड इक्विटी इज रिप्लेस्ड विद द वर्ड प्रेफरेंस। बोल रहे हैं कि सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है बाकी केसेस में, मतलब प्राइवेट कंपनी में भी लगभग वैसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ हमें नहीं करना है। और अगर प्रेफरेंस शेयर कभी क्वेश्चन में दे दे कि इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो हमें सिर्फ इक्विटी शेयर के जगह प्रेफरेंस शेयर वर्ड यूज करना है, हमारा क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करना है, ठीक है। ये बता रहा है, तो ये पॉइंट हमें बताया कि न्यूमेरिकल्स हमें कैसे करना है, तो जब हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा। आफ्टर दैट देखो क्या बोल रहा है, ए पब्लिक कंपनी issues a prospectus inviting general public to subscribe for its shares। ये तो मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर भी इन्होंने बताया था। on the basis of prospectus applications are deposited in a scheduled bank by the interested parties along with the amount payable at the time of application in cash, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, देखो आज के डेट पे नॉर्मली शेड्यूल बैंक पे जाने का जरूरत नहीं होता है, ऑनलाइन में बैठ के हम लोग सारा पेमेंट कर सकते हैं। जैसे देखो तुम लोग अभी इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो एग्जाम के लिए, ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो वहां जाके पेमेंट करके पहले फॉर्म लेना पड़ता था, ठीक है। फिर जब सब मतलब फॉर्म का पैसा जो लिया जाता था वही एग्जामिनेशन फी होता था, ठीक है। तो फॉर्म पहले खरीदना पड़ता था, पेमेंट करके काउंटर में जाके लाइन देके खड़ा होना पड़ता था, फिर फॉर्म मिल जाता था, फिर जाके उसको टाइम के बेसिस पे सबमिट करना पड़ता था। जो आज के डेट पे सारा चीज ऑनलाइन पे हो रहा है। तो इस तरह से देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम लोग कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी हमें एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, इसीलिए उसको बोला जाता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन को खरीदना पड़ता है, तो वो खरीदने के लिए जो पैसा हम लोग दे रहे हैं दैट इज एप्लीकेशन फी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन जो है वो हम लोग डिपोजिट करेंगे, उसको फिलअप करने के बाद डिपोजिट करेंगे। कहाँ करना पड़ता है, ऑफलाइन के केस में शेड्यूल्ड बैंक में जाके हम लोग उसको फिलअप कर सकते हैं, वहां पर ही लिखा हुआ रहेगा उस एप्लीकेशन में कि कहाँ कहाँ ये फॉर्म सबमिट करना परमिसिबल है। तो उस तरह के शेड्यूल बैंक में जाके हमें उस एप्लीकेशन फॉर्म को डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। वही बोल रहा है, देखो एप्लीकेशंस आर डिपॉजिटेड इन ए शेड्यूल बैंक बाय द इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज मतलब जिन्होंने वो शेयर खरीदा है, ठीक है, जिन्होंने वो एप्लीकेशन भरा है उनको जाना पड़ेगा सबमिट करने के लिए, और पैसा भी लेके जाना पड़ेगा जो एप्लीकेशन के टाइम पे करने के लिए बोला गया है कि आप एप्लीकेशन जब भरोगे तब इतना पैसा दे देना, जो कि लिखा हुआ रहेगा उस एप्लीकेशन फॉर्म में, लिखा हुआ रहेगा कि क्या क्या करना है। जैसे अभी तुम लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो क्या क्या करना है वहां पर ही लिखा हुआ है कि फोटो कितने साइज का देना पड़ेगा, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कब तक, किस तारीख से लेके किस तारीख के अंदर करना पड़ेगा, ये सब जो डिटेल्स लिखा हुआ रहता है जस्ट लाइक दैट वैसे ही लिखा हुआ रहता है। प्रोस्पेक्टस में भी कुछ चीज लिखा हुआ रहता है, कुछ उस एप्लीकेशन फॉर्म में भी हो सकता है, तो वहां पर पढ़ के हमें एप्लीकेशन को भर के रिक्वायर्ड अमाउंट के साथ शेड्यूल बैंक में जाके उसको जमा करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड अलोंग विद एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन के साथ जो पहला पैसा हम लोग देते हैं उसका नाम क्या है, एप्लीकेशन मनी, ठीक है। आजकल नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, आजकल कंपनी पूरा का पूरा पैसा एक ही साथ मांग लेती है, पहले एप्लीकेशन फिर कुछ और फिर कुछ और, ऐसा नहीं होता है आजकल, एट ए टाइम पूरा ही ले लेती है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये जो है थोड़ा सा जो प्रीवियस सिस्टम था उसी बेसिस पे हम लोग को अकाउंट्स में करवाया जा रहा है, तो हम लोग उसी बेसिस पे करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मेथड यही वाला है। तो पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी दिया जाएगा एप्लीकेशन के साथ, जब हम लोग शेड्यूल बैंक में वो एप्लीकेशन जमा करने जाएंगे। अब देखो यहाँ बोल्ड करके कुछ बोल रखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, या फिर एमसीक्यू के लिए। As per section 39 of the Companies Act 2013, application money must be at least 5% of the nominal value of shares। तो shares का जो nominal value होगा उसका एटलीस्ट एप्लीकेशन मनी उसका कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए। मतलब अगर नॉमिनल वैल्यू किसी एक शेयर का 100 रुपए है, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए है, तो एप्लीकेशन में कंपनी को कितना मांगना चाहिए, बोलो कि एप्लीकेशन में कंपनी कितना डिमांड करेगी, बोल रहा है कि 5%। 500 का 5% कर दो, कितना हो जाएगा, 5, तो कम से कम एटलीस्ट इतना, 5 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 5 से कम होगा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 39, आई थिंक सेक्शन 39 पढ़ा मैंने, देख लेते एक बार, सेक्शन 39, यस, सेक्शन 39 में ये बता रखा है। तो ये तुम लोग छोटा मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखो कि कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 39 पे बोला गया है कि जो हमारा एप्लीकेशन मनी है वो एटलीस्ट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स के 13% सॉरी 5% हो, और नॉमिनल वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे वो शेयर बुक्स में रिकॉर्ड होता है। लास्ट दिन हम लोग पढ़े थे नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है।
आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ इशू, मतलब देखो इशू का एक पर्टिकुलर डेट होता है। जैसे देखो अभी जो लोग कॉलेज में एडमिशन लोगे तो, या फिर तुम लोग अभी जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करो, क्या ये रैंडमली चलता जाएगा या फिर इसका एक स्टार्टिंग डेट भी था और एक एंडिंग डेट भी है? बोलो, ये स्टार्ट किसी एक पर्टिकुलर डेट पे होगा और एंड भी एक पर्टिकुलर डेट पे होगा। ये ऐसा थोड़ी ना है कि फॉर्म फिलअप चल रहा है तो चलता ही जाएगा, नहीं, हर एक प्रोसेस का एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग टाइम होता है। उसी तरह से आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ इशू, मतलब ये जो एप्लीकेशन कंपनी इशू कर रही है वो उसका एक पर्टिकुलर डेट होगा। नॉर्मली 7 डेज ऐसा कुछ होता है, 7 to 10 डेज के अंदर क्लोज हो जाता है, 7 से 10 दिन के अंदर चलता है ये इशू। तो आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द इशू, तो ये देखो इशू मतलब द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन लास्ट डेट होगा वो लास्ट डेट है, उसके बाद और एप्लीकेशन जमा नहीं लिया जाएगा। कंपनी डिसाइड अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अब कंपनी डिसाइड करेगी कि किनको शेयर अलॉट करना है। देखो इसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि अब किसको शेयर अलॉट करना है। एप्लीकेशन तो सबका जमा ले लिया। जैसे तुम लोग बहुत सारे कॉलेज में क्यों फॉर्म फिलअप करते हो, बहुत सारे कॉलेज में क्यों करते हो, किसी पर्टिकुलर एक में क्यों नहीं करते हो? बोलो, क्या हर एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा ऐसा गारंटी रहता है, या फिर वो जो क्राइटेरिया रहता है उसके हिसाब से मैच होता है तभी हमारा नाम मेरिट लिस्ट के में आता है, तभी हम लोग एडमिशन ले पाते हैं? इसीलिए तो एक कॉलेज में नहीं बहुत सारे कॉलेज में करके रखते हैं ना। किसी का अगर बहुत अच्छा मार्क्स है तो 1-2 में करता है, किसी का उतना नहीं है तो 3-4 में करता है ना। तो वही चीज देखो यहाँ पर भी बोल रहा है, तो क्योंकि कॉलेज सबको सीट अलॉट नहीं करेगा, ठीक है, कॉलेज सबको सीट अलॉट नहीं करेगा क्योंकि उनके पास उतना सीटिंग कैपेसिटी नहीं होता है। लोग तो फॉर्म फिलअप करते जाते हैं, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट निकलेगा, उनका जो कट ऑफ मार्क्स होगा उस हिसाब से तुम लोगों को सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा। उसी तरह से कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन तो ले ली, सबका एप्लीकेशन ले ली, लेकिन अब डिसाइड करना है ना किनको शेयर अलॉटमेंट दे, मतलब किनको शेयर देंगे, ठीक है। अब किनके साथ बैठ के ये डिसाइड होता है, सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज कंसर्न। तो कंपनी, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज कंसर्न ये तीनों मिलके डिसाइड करते हैं कि किनको अलॉटमेंट करना है शेयर, किनको अलॉटमेंट नहीं करना है। According to the Companies Act 2013, a company cannot proceed to allot shares unless minimum subscription is received by the company. अब यहाँ पर एक रूल्स है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी अलॉटमेंट करने के लिए डिसाइड करती है, 3 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, एक कंपनी खुद, एक उनका सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और स्टॉक एक्सचेंज, ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं किनको अलॉटमेंट करना है। लेकिन तब तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी जब तक उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन मतलब वही मिनिमम एप्लीकेशन जो है वो नहीं बिकता है। और मिनिमम एप्लीकेशन कितना है इसके बारे में हमें क्या गाइडलाइंस दिया गया है वो पढ़ते हैं। ये देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। A public limited company cannot make any allotment of shares unless the amount of minimum subscription stated in the prospectus has been subscribed and the sum payable as an application money for such shares has been paid to and received by the company। क्या बोल रहा है देखो, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो तब तक अपना शेयर अलॉटमेंट नहीं कर सकेगी शेयर होल्डर को जब तक उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कब होगा, जैसे एप्लीकेशन का पैसा जमा हो रहा है, एप्लीकेशन का पैसा जमा होते जा रहा है, तो इस तरह से उनके पास अमाउंट कलेक्ट होते जा रहा है, लेकिन एक मिनिमम परसेंटेज करना पड़ता है। देखो यहाँ पर रूल्स तो बताया है 90%, अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ये देखो 90%, लेकिन आज के डेट पे ना 100% हो ही जाता है, बिना 100% के नहीं होता है। 100% करना अभी मैंडेटरी हो गया, लेकिन यहाँ पर बुक्स मतलब अगर हम लोग थियोरिटिकली बुक्स में देखें तो वो 90% बता रहा है, तो हम इसीलिए 90% ही बताएंगे तुम लोग को, क्योंकि बुक में कहीं 100% का बात किया नहीं है, तो हम 90% ही बताएंगे। तो मिनिमम 90% सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। इसका मतलब कंपनी अगर 1000 शेयर इशू करना चाहती है, अच्छे तरीके से सुनो, 1000 शेयर इशू करना चाहती है तो कम से कम कितने लोगों को ये मतलब कितने लोग अगर एप्लीकेशन भर देंगे तो चल जाएगा। 90% मतलब कितना, कितना शेयर बिक जाना चाहिए, 1000 का 90% मतलब 900। 1000 का 90% मतलब 900 होगा कि नहीं बताओ, अरे बोलो, 1000 का 90% 900 है ना। तो 900, तो 900 शेयर्स जो है वो मिनिमम बिक जाने चाहिए। अगर मान लो कंपनी 800 ही एप्लीकेशन भरवा पाई है तो नहीं चलेगा, मिनिमम 900 शेयर्स जो है वो बिकवाने चाहिए। अगर मिनिमम 900 शेयर्स का सब्सक्राइब हो जाता है तभी कंपनी अलॉटमेंट करना स्टार्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकेगी। दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वही बोल रहा है देखो।
यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड सम, ये देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनलेस, जब तक द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, अगर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है तो 900 शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9000। यानी अगर नंबर ऑफ शेयर्स की तरफ से देखो तो 900 और अमाउंट की तरफ से देखो तो 9000, मिनिमम 9000 अगर जमा पड़ जाता है तो तभी कंपनी अलॉटमेंट स्टार्ट कर सकती है। अब ये जो अमाउंट है ये प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा किसी को कि कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, कंपनी का सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है, कंपनी का इशूड कैपिटल कितना है, ईच एंड एवरी डिटेल्स लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है वो लिखा होना चाहिए। एंड सम पेबल एज एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी में कितना देना है, जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिखा है, कितना देना है वो भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब उतना पैसा कंपनी को मिलना चाहिए और कंपनी को मिला है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो बताएंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी डिस्क्लोज्ड इन प्रोस्पेक्टस बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, देखो क्या बोला है उसके बाद। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब समझ में आया कि कम से कम 90% जो है ओवरऑल इशूड कैपिटल का 90% हमें पेमेंट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं बोलेंगे। अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में। कौन डिस्क्लोज करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट है जो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा हुआ रहता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा ये सब पॉइंट जो है ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कंपनी का कितना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कंपनी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कंपनी ने बिजनेस अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन कंपनी जब एस्टेब्लिश हो रही है तो उसके बिगिनिंग में कुछ खर्चा होता है, जैसे कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं उसका खर्चा हो सकता है। जैसे अभी शेयर वाला बात हो रही है, इसमें भी तो पूरा खर्चा है। एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो छपवाना है, उसको शेड्यूल बैंक के थ्रू से जो कनेक्ट वगैरह होता है उसमें एक खर्चा है, पूरा लीगल प्रोसीड्यूर चल रहा है, हम लोग बिल्डिंग जो रेंट पे ले रहा है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये सब जो मतलब पहला प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले का खर्चा को बोला जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो बिजनेस में अभी तक कितना पैसा लग चुका है ये बताना पड़ेगा। कमीशन पेबल ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। अब देखो इतना बड़ा देश है, यहाँ पर अगर अपना शेयर बिकवाना है तो हम लोग किसी पर्टिकुलर जगह को टारगेट करके मैक्सिमम शेयर होल्डर नहीं बना सकते। हमें ये खबर ये प्रोस्पेक्टस के थ्रू से पूरे इंडिया में जो है उसको स्प्रेड करना पड़ेगा। तो स्प्रेड तो कर देंगे, आज के डेट पे एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग वगैरह करके स्प्रेड कर देंगे, लेकिन ये जो शेयर खरीदना है ये तो पब्लिक को समझाना पड़ेगा। सभी समझते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कमीशन एजेंट को हायर कर सकते हैं, ठीक है। कमीशन एजेंट को यहाँ पर बोला जाता है अंडर राइटर्स, ठीक है। शेयर जो बिकवाते हैं, ठीक है, शेयर बिकवाते हैं वो कमीशन लेते हैं, उनको यहाँ पर बोला जाता है अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स कौन है, कमीशन एजेंट, ठीक है। कमीशन एजेंट, जैसे कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बिकवाने के लिए सेल्स एजेंट रखती है ना, मतलब जो लोग आके घर घर पे सेल करके जाते, बोलते ये प्रोडक्ट खरीदे, ऐसा है वैसा है, उनके बदले उनको कमीशन मिलता है। उसी तरह से अंडर राइटर्स जो है वो अपना पूरा एजेंसी चलाते हैं, ठीक है। उनके अंडर और भी लोग काम करते हैं, वो जाके क्या कर सकते हैं, घर घर में जाके समझा सकते हैं लोगों को। जैसे LIC वगैरह बिकता है ना, तो वैसे शेयर के लिए भी बिकता है, आप ये वाला शेयर खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मतलब ये जो सजेशन वगैरह देते हैं, ठीक है, तो इनको बोला जाता है अंडर राइटर्स। तो कमीशन कितना दिया जा रहा है शेयर इशू करवाने के लिए अंडर राइटर्स को, तो एक्चुअली कंपनी के लिए अकेले के लिए पॉसिबल नहीं है इतना शेयर बिकवाना, तो वो एजेंट को हायर कर लेती है। और एजेंट तो ऐसे ही काम नहीं करेगा, वो कमीशन लेगा। तो कमीशन पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट परचेस और टू बी परचेस्ड, कितना फिक्स्ड एसेट में कॉस्ट इनकट कर दिया गया है या फिर इनकट किया जाएगा उसका डिटेल्स। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, डे टू डे कंपनी को बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। मतलब करेंट एसेट से अगर करेंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, जितना बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे करेंट एसेट मतलब क्या होता है, डेटर, स्टॉक, कैश, बिल्स रिसीवेबल, ये सब करेंट एसेट होता है। मान लो ये सब मेरे पास है 10,000 का फॉर एग्जांपल। करेंट लाइबिलिटी में क्या होता है, क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, बिल्स पेएबल, ठीक है। और मान लो BOD यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब है मेरे पास 8,000 का, ठीक है। तो ये मेरा लाइबिलिटी मुझे मार्केट में पे करना पड़ेगा, ये मुझे मार्केट से रिकवर होगा, ठीक है। इतना मेरे पास है, तो 10,000 माइनस 8,000 बचा कितना, 2,000। ये 2,000 को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल बोला जाता है।
अच्छा, इसका भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कहां पर? प्रोस्पेक्टस में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिस्क्लोज करना है। एनी अदर एक्सपेंडिचर फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, या फिर बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए अगर कोई और खर्चा किया जा रहा है उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये बताया गया। ये सब रूल्स है एज पर गाइडलाइंस ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि कंपनी के लिए सारा डिटेल्स सारा जो डिसीजन है वो सेबी लेती है, ठीक है। तो उनका गाइडलाइंस क्या है देखो, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन एन इशू शैल नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, जो मैंने पहले ही बता दिया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेबी, ये 90% होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, लेकिन जब आईपीओ इशू होता है, ठीक है, जब आईपीओ इशू होता है तो लॉट में शेयर खरीदना पड़ता है, ठीक है। आईपीओ मतलब जब पहली बार कोई कंपनी लिस्टेड हो रही है। आईपीओ का मतलब होता है जब पहले बार कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रही है, तब वो जो शेयर इशू करती है उसको बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब कभी कोई कंपनी आईपीओ इशू कर रही है, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड shall be subject to allotment of minimum number of specified securities as prescribed by the securities contracts regulations rules 1957। सीधा सा बात है, आईपीओ के बारे में जो रूल्स है वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस रूल्स 1957, ठीक है, वो ये डिसाइड करेंगे। आईपीओ के बारे में क्या रूल्स है, कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, कितने लोगों को अलॉटमेंट कर सकते हैं, उसके लिए डिसीजन जो लेगा वो ये लेगा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस एक्ट 1957, ठीक है। और बाकियों के बारे में जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है उनके लिए 90% रखा है, इसका रूल्स निकाला है सेबी ने। If the company does not receive minimum subscription of 90% of issue, all application money received shall be refunded to the applicants forthwith but not later than। अच्छा, तो ये forthwith and not later than ये हम लोग बोल रहे हैं, क्या होता है? बोल रहे हैं कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, मान लो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, 1000 शेयर का 90% होता है 900, इन लोगों को कम से कम 900 बिकवाना था और 10 रुपए करके एप्लीकेशन का पैसा था, तो 9000 इन लोगों को रिकवर करके दिखाना था। लेकिन इन लोगों का 800 शेयर बिका 10 रुपए करके, यानी 8000, ठीक है। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक कंपनी नहीं पहुंची है, दैट इज 90% कवर नहीं की है, तो ये जो 8000 रुपए कंपनी ने लिया है पब्लिक से, कंपनी को ये पब्लिक को रिटर्न कर देना पड़ेगा, यही बोल रहा है। ऑल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड शैल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स कौन है? पब्लिक है, जिन्होंने अप्लाई किया था। तो जिन्होंने शेयर के लिए पैसा डाल दिया था उनको पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी को रिटर्न करना है, आज बोलने से तो कल कंपनी रिटर्न नहीं कर सकती, उनको भी एक टाइम देना पड़ेगा रिटर्न करने का, ठीक है। क्योंकि पैसा इधर उधर लग सकता है, काम में कहीं लगा लिया हो, तो उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि कैसे पैसे को पूरा एक जगह रिकवर करके और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू करे कि ठीक है आप लोग अपना पैसा रिटर्न लीजिए, हमारा 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है और हम लोग आपका पैसा रिटर्न कर रहे हैं। देखो, ये पब्लिक को भी पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इसी वजह से तो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होना चाहिए कि कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, कब रिटर्न करना पड़ेगा, कौन से टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा। बोल रहा है कि नॉट लेटर देन 15 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू इन केस ऑफ नॉन अंडर रिटर्न इशू। नॉन अंडर रिटर्न इशू मतलब अगर कंपनी ने कोई कमीशन एजेंट हायर नहीं किया है अपना शेयर बिकवाने के लिए, सिर्फ खुद ही कोशिश की जा रही है, तो कंपनी को टाइम कितना दिया गया है? कंपनी को बोला गया है जिस दिन आपका एप्लीकेशन देना बंद हो गया उससे लेके 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको, अगर जैसे आपका एप्लीकेशन बंद हो जाता है, आपने अपना काउंटिंग देख लिया होगा, अगर 90% से कम हो रहा है तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आपको 15 दिन दिया जाएगा, 15 दिन के अंदर रिटर्न कर दीजिएगा। अगर आप खुद ही अपना शेयर बिकवाने का कोशिश कर रहे थे, यानी विदाउट एनी हेल्प ऑफ कमीशन एजेंट, जिनको यहाँ बोला जाता है अंडर राइटर, ठीक है, अंडर राइटर के हेल्प के बिना ही अगर आप लोग इशू करवाना चाह रहे थे और 90% नहीं करवा पाए, तो 15 दिन के अंदर पब्लिक का पैसा रिटर्न कर दीजिएगा। लेकिन अगर अंडर राइटर के थ्रू से आप लोग बिकवा रहे थे फिर भी आपका 90% नहीं हुआ, तो उस केस में आपको टाइम कितना दिया जाएगा? 70 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू, 70 डेज दिया जाएगा। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आ सकता है कि 70 डेज क्यों, यहाँ 15 यहाँ 70, काफी लंबा टाइम दिया गया, क्यों? एक्चुअली जो अंडर राइटर होते हैं, अंडर राइटर के बारे में थोड़ा सा सुनो। अंडर राइटर जो होते हैं वो तो कमीशन एजेंट तो है ही, लेकिन इनका ऐसा एक कैपेबिलिटी है, इनके पास ऐसा मतलब इनके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है, ये बहुत ही रिच पर्सन होते हैं
और इनका जो मतलब इनके पास एक्चुअली सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट वगैरह भी रहता है, ये कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इनके पास बहुत पैसा रहता है। तो ये जब कंपनी के साथ डीलिंग में आती है कि हम आपका शेयर बिकवाएंगे, तो ये कंपनी को मतलब लगभग प्रॉमिस कर देती है कि हम आपका 100% शेयर बिकवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। आपका 100% शेयर बिकवा देंगे, और ये बिकवाते भी हैं, ये लोग बिकवाते भी हैं। कैसे बिकवाते हैं? जितना पब्लिक खरीद लिया खरीद लिया, मान लो पब्लिक खरीदा है 99%, 1% और बिकवाना है, या फिर मान लो पब्लिक खरीदा है 80%, अभी भी 20% चाहिए, या फिर रूल्स के हिसाब से 10% चाहिए, या फिर इन्होंने प्रॉमिस किया 100%, तो रूल्स के हिसाब से 10%, और 10% होने से इनका प्रॉमिस जो है ये भी रह जाएगा, ठीक है। रूल्स के हिसाब से क्यों 10%? क्योंकि मिनिमम 90% होना चाहिए, और इन्होंने प्रॉमिस किया था 100%, तो और भी 10%, ओवरऑल 100% बिकवाना चाहिए। अब ये क्या करते हैं ना, इनके पास इतना पैसा है, ये जितना बिकवाए मार्केट में बिकवा दिए, जो नहीं बिका ये खुद खरीद लेते हैं, जो नहीं बिका वो खुद खरीद लेते हैं, खुद उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। इनके पास इतना ही पैसा रहता है, इसीलिए ये मतलब बिना कुछ टेंशन के ये प्रॉमिस कर देते हैं कंपनी को, आपका 100% बिकवा देंगे, ठीक है। अब जैसे ही कंपनी बोलेगी कि देखो 100% तो बिका नहीं, हमारा 80% ही बिका है, तो अंडर राइटर्स बोलेंगे डोंट वरी, हम 20% खुद खरीद लेंगे, हम लोग खुद खरीद लेंगे 20%। अब अंडर राइटर्स 1 जन हो सकता है, 5 जन हो सकता है, वो 20% शेयर खुद खरीद लेंगे। अब जैसे ही वो 20% शेयर खुद खरीदेंगे, तो उनको भी एप्लीकेशन का पैसा भरना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम दिया जाता है अंडर राइटर्स को कि आप एप्लीकेशन का पैसा भरिए। जैसे एप्लीकेशन का पैसा पूरा आ जाएगा, तो हमारा जो 90% वाला क्राइटेरिया वो भी पूरा हो जाएगा, प्लस 100% वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा। तो देखो, इसीलिए इनको कितना टाइम दिया गया? 70 डेज। क्यों? इन द केस ऑफ underwritten issue, when the minimum subscription including development obligations, डेवलपमेंट ऑब्लिगेशन मतलब हम लोग खुद खरीद लेंगे, पेड बाय द अंडरराइटर्स इज नॉट रिसीव्ड विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। मतलब क्या बोल रहा है? मतलब ये बोल रहा है कि अंडरराइटर को इन्फॉर्म करेंगे कि पूरा 90% नहीं हुआ है, वो लोग बोलेंगे हम लोग खुद खरीद लेंगे। खुद खरीदने का मतलब है कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, तो उनको 60 डेज दिया जाता है कि आप पैसा दो, ठीक है। अगर 60 डेज के अंदर वो लोग पैसा नहीं दे, मतलब पैसा दे रहे कि नहीं दे रहे, 60 डेज अंडरराइटर को दिया जाता है। फिर कंपनी को, सेबी को बोलना पड़ेगा कि मुझे अंडरराइटर से पैसा मिला कि नहीं मिला, मतलब मेरा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए सेबी और भी कंपनी को 10 दिन देगी, ठीक है, 10 दिन देगी। कुल मिला के टोटल 70 डेज कंपनी को मिल जाएगा। इन केस ऑफ अंडर रिटन इशू, मतलब कमीशन एजेंट के थ्रू से अगर इशू हो रहा है, तो पैसा रिटर्न करने का, अगर अंडरराइटर्स ऐसा नहीं कर पा रहा है, नॉर्मली केस में ऐसा नहीं होता है, हमेशा अंडरराइटर कर ही देता है, फिर भी इन केस अगर नहीं हो पाता है, तो कंपनी को उस केस में 70 डेज मिलता है ओवरऑल। वही बताया है, देखो 70 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू इन द केस ऑफ अंडररिटन इशू। अंडररिटन इशू मतलब थ्रू कमीशन एजेंट, वेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑब्लिगेशन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, डेवलपमेंट ऑब्लिगेशन कितना होगा? 10%, तभी तो 100% हो जाएगा। पेड बाय द अंडरराइटर्स, जो अंडरराइटर को पे करना था, इज नॉट रिसीव्ड विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। इशू क्लोज हो गया, मतलब एप्लीकेशन जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद तो कंपनी को पता चल जाएगा ना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो वो अंडरराइटर को इन्फॉर्म करेंगे, नहीं पहुंचे तो अब अंडरराइटर को शेयर खरीदना पड़ेगा, खरीद के पैसा देना पड़ेगा। तो कितना टाइम दिया जाएगा? 60 डेज, क्लोजर ऑफ द डेट से लेके 60 डेज, और उसके साथ और 10 डेज, कुल मिला के 70 डेज दिया जाएगा अगर कमीशन एजेंट के थ्रू से हो रहा है। क्यों टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है? बिकॉज कमीशन एजेंट को भी तो पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा कंपनी को, इसीलिए थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। लेकिन अगर कोई कमीशन एजेंट को लिए बिना ही कंपनी खुद ही पूरा शेयर सब्सक्राइब करवाने के लिए सोच रही थी और मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं करवा पाई, तो 15 दिन के अंदर पैसा जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। इसीलिए रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी के पास ही तो है पब्लिक का पैसा, किसी से लेना देना का बात तो है नहीं कि कोई कमीशन एजेंट है जो पैसा देगा तभी जाके हम लोग सोच पाएंगे कि फुल सब्सक्रिप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, देन हम लोग रिटर्न कर पाएंगे। ऐसा बात नहीं हो रहा है, इसीलिए वहां 15 दिन, यहाँ पर 70 डेज, इसीलिए ऐसा किया हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द कंपनी रिजर्व द राइट्स टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट एन एप्लीकेशन फुल्ली और पार्शियली। कंपनी के पास पूरा पूरा अधिकार है कि कंपनी किसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी, किसका एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगी। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स बिकम शेयर होल्डर्स, जिनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है वो शेयर होल्डर हो जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट दिन तुम लोगों को बुक क्या था, एक
आई थिंक बुक बिल्डिंग मेथड ऐसा कुछ था जो हम बोल रहे थे ना, बीडिंग होता है, ठीक है, वहां पर बीड करने से सभी का बीडिंग एक्सेप्टेड नहीं होता है, ठीक है, लिमिटेड लोगों का ही होता है। तो वही बोल रहा है, कंपनी का मन है वो एक्सेप्ट कर भी सकते, रिजेक्ट भी कर सकते, रिजेक्ट करेगी तो पैसा वापस कर देती है। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड आर रिक्वायर्ड टू पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट विच इज नोन एज अलॉटमेंट मनी। जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा जमा किया और कंपनी ने अप्रूव कर लिया, तो नेक्स्ट जो पैसा देना है उसका नाम है अलॉटमेंट का पैसा, क्योंकि कंपनी अब तुम्हें अलॉटमेंट देगी अपने कंपनी में, तो वो अलॉटमेंट मनी मांगेगी। एंड अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स जो है, मतलब जिनका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ, गेट बैक देयर मनी, उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ डिले इन रिफंडिंग द मनी, अगर कंपनी जो स्टिपुलेटेड टाइम है उससे देरी करती है रिटर्न करने में, तो कंपनी को पेनल्टी देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिक को इंटरेस्ट के साथ वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स इफ एनी टू बी कॉल्ड बाय द कंपनी नोन एज कॉल्स। देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन भरना है, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा भरना है, उसके बाद अगर कंपनी कुछ मांग रही है तो उसको बोला जाता है कॉल मनी, ठीक है, उसको बोला जाता है कॉल मनी। ये सब नाम है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम जो मांगा जाता है एप्लीकेशन मनी, सेकंड अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो तुम लोग समझ ही रहे होगे, एप्लीकेशन मतलब जब फॉर्म भरा जाता है, अलॉटमेंट मतलब जब वो फॉर्म एक्सेप्ट होके कंपनी बोलती है तुम्हें अलॉटमेंट करेंगे तो अलॉटमेंट मनी दो। जैसे तुम लोग कॉलेज का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो एप्लीकेशन मनी जमा कर रहे हो। अब जब वो कॉलेज तुम्हें एडमिशन ले रहा है तो वहां पर एडमिशन का पैसा भी देना पड़ेगा ना, दैट इज अलॉटमेंट। उसके बाद अगर कुछ मांग रहा है कॉलेज, ठीक है, उसके बाद मांग सकता है ये कुछ एग्जाम फॉर्म है, ये कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ये है वो है। तो इस तरह से देखो, थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ कंपनी के केस में इनको कॉल बोला जाता है। देखो उसके बाद सारा कॉल बोला जाता है। पहले बार बोलने से फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल बोल सकते हैं, फाइनल कॉल बोल सकते हैं, इस तरह से होता है। ये सब नाम है, ठीक है, ये सब नाम है। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उसके बाद कॉल होता है, कॉल को बहुत सारे नामों से बोला जाता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से। अब देखो क्या बोल रहा है, एज पर सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू। ये हम लोगों ने पहले ऊपर भी पढ़ लिया था कि एप्लीकेशन का जो पैसा है वो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का 5% होना चाहिए। ये सेक्शन 39 कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है। However, as per SEBI regulation, but SEBI का अपना रेगुलेशन है, वो क्या बोल रहा है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट्स along with the application money shall not be less than 25% of the issue price। बट SEBI के हिसाब से इशू प्राइस का कितना होना चाहिए, 25%, ठीक है, ये इशू प्राइस का, ठीक है, और ये है फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू का 5% और ये इशू प्राइस का 25% एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। मतलब कंपनी टोटल पैसे का 25% जो है वो एप्लीकेशन में ही मांग लेती है, तो बाकी 75% उसके बाद मांग सकती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मैटर्स रिलेटेड टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेबी एंड नॉट बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है। तो सेक्शन 24 में क्या बताया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 24 में बताया गया है कि कोई भी मैटर है जो कि इशू या ट्रांसफर से रिलेटेड है, शेयर इशू या शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड है, उसको रेगुलेट कौन करेगा, सेबी रेगुलेट करेगा उसको। कंपनी लॉ बोर्ड यानी वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से नहीं चल सकती है, उसके लिए हमें सेबी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला था कि सेबी के हिसाब से हमारा जो एप्लीकेशन मनी है वो इशू प्राइस का 25% होना चाहिए, ठीक है, इशू प्राइस का 25%, ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जर्नल एंट्री आ गया, मतलब अब हम लोग थोड़े थोड़े अकाउंट्स में जा रहे हैं। बेसिकली ये भी जर्नल वाला ही चैप्टर है। तो देखो, जब हमें पैसा मिल रहा है अपॉन द इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल बाय कंपनी द अंडर मेंशन एंट्रीज आर मेड इन द फाइनेंशियल बुक। तो कंपनी के बुक्स में कंपनी क्या एंट्री करेगी वो हमें सीखना है, ठीक है। तो जब एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, देखो पैसा मिलने से कंपनी में कभी कैश मत लिखना, कैश से काम नहीं होता है, बैंक के थ्रू होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मिल रहा है, ठीक है। और क्यों मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक एप्लीकेशन का पैसा दे रही है। तो क्यों मिल रहा है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, या फिर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख सकते हो, जितना पैसा मिल रहा है। और जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा मिल गया उसके बाद कंपनी ये डिसाइड करेगी कि किनको अलॉट करना है और किनको अलॉट नहीं करना है, ठीक है। तो अलॉटमेंट के लिए एंट्री डालेगी ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। कैसा एंट्री होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये वाला हम बाद में समझाएंगे। ये यहाँ पर कंबाइन एंट्री क्या है, हम लोग फिलहाल ऐसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये क्यों ऐसा किया, देखो पहले हम लोगों को एप्लीकेशन का पैसा मिल जाता है,
केस कैसे बन रहा है, देखो तुम लोग को पहले एप्लीकेशन का पैसा देना पड़ेगा, तब तुम लोग को एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, या फिर अगर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अगर फ्री में भी दे रहा है, जब एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने आओगे तो तुम लोगों को कुछ कैश पेमेंट करना पड़ेगा, तभी वो एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होगा। लेकिन जब कंपनी हमें इन्फॉर्म करेगी कि आपको अलॉटमेंट मिल गया, तो कंपनी पहले डिसाइड कर लेती है कि अलॉटमेंट मुझे दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो जब वो डिसाइड कर रही है तब वो एक एंट्री कर लेती है कि इनको अलॉटमेंट देंगे, उसके बाद वो पैसा मांगती है। यानी एप्लीकेशन में पब्लिक को पहले पे करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट में पहले पब्लिक को बताया जाता है कि आपको अलॉटमेंट कर दिया गया है, आप इतने दिन के अंदर अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे तुम लोग को अगर पता चल गया कि इस कॉलेज में तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, अब तुम्हें एक टाइम दे दिया जाएगा कि इतने तारीख से इतने तारीख के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो इतना पैसा लेके आ जाओ, ठीक है। तो अलॉटमेंट में भी वही होता है, तो पहले बताया जाएगा कि आपको अलॉटमेंट दिया जा रहा है, तो कंपनी के हिसाब से हमें सोचना है। तो कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, कंपनी उस पैसे को क्यों इकट्ठा कर रही है, ताकि वो अपना कैपिटल बना सके। कंपनी एप्लीकेशन का पैसा ले लेगी, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। पूरा प्रोसेस सुनो, कंपनी पहले एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक से ले लेगी, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, फिर उसके बाद अलॉटमेंट के लिए पब्लिक को पैसा ड्यू करेगी। ड्यू मतलब वो ये काउंट करेगी कि इतने लोगों से मुझे अलॉटमेंट का पैसा लेना है, तो इसको बोलते हैं ड्यू। ड्यू करने के बाद जब वो पब्लिक को बताएगी कि हम इतने लोगों को अलॉटमेंट दे रहे हैं, तो जिन लोगों को अलॉटमेंट दे रहे हैं उन लोगों को कुछ पैसा लेके आना है अलॉटमेंट के लिए, और जिनको नहीं दे रहे हैं उनका पैसा हम रिटर्न कर देंगे। तो जिनको पेमेंट अलॉटमेंट दे रहे हैं उनका पैसा पहले ड्यू करेगी कंपनी, फिर उसके बाद उनसे रिसीव करेगी, ठीक है। पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का पैसा, ठीक है। सेम चीज कॉल के लिए भी होगा। जब कोई कॉल करेगी कंपनी, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो सेकंड कॉल हो, चाहे वो फाइनल कॉल हो, अभी तुम लोगों ने स्टेप्स देखा था, उसमें भी कंपनी क्या करेगी, पहले ड्यू करेगी, पहले बताएगी पब्लिक को कि आपको इतने तारीख के अंदर फाइनल कॉल का पैसा लाना है, फर्स्ट कॉल का पैसा लाना है, सेकंड कॉल का पैसा लाना है, और जब वो लोग लेके आ जाएंगे तो कंपनी वो पैसा रिसीव करेगी, ठीक है। उसके बाद कैपिटल में ये ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें भी उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो अलॉटमेंट से लेके कॉल तक सेम स्टेप फॉलो होगा, सिर्फ एप्लीकेशन को छोड़ के। क्यों? एप्लीकेशन के टाइम पे हमें पहले ही पैसा देना है, तभी हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होगा। और एप्लीकेशन के टाइम पे जैसे ही पैसा मिलेगा, कंपनी बोलेगी मुझे एप्लीकेशन के वजह से पैसा मिला। जैसे मान लो रेंट के वजह से पैसा मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक टू रेंट। किसी को रेंट दिए हैं, रेंट से हमें पैसा मिला, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक टू रेंट। उसी तरह से कंपनी बोल रही है मुझे शेयर एप्लीकेशन से पैसा मिला, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये पैसा क्यों मिला, इसको हम कैपिटल बनाना चाहते हैं, तभी तो इतना सारा प्रॉब्लम, मतलब इतना पूरा सिचुएशन क्रिएट कर रखे हैं कि मुझे इससे कैपिटल बनाना है। तो कैपिटल का एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये कैपिटल कैसा कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल है, ठीक है। ये ऐसा कैपिटल है जिसमें सबके हिस्सेदारी है, कोई एक बंदा नहीं दिया है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर दिया है, तो शेयर कैपिटल है, ठीक है। अब कैसा शेयर कैपिटल, या तो वो इक्विटी होगा या तो वो प्रेफरेंस होगा। अब देखेंगे, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि इक्विटी शेयर कैपिटल है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देंगे। अब कैश टू कैपिटल नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, ऑलरेडी तो कैश का एंट्री कर चुके हैं हम लोग, क्या बोल दिए, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब इस पैसे को ट्रांसफर करना है कैपिटल में, तो कैपिटल में जाएगा तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, और ये वाला जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है इसको हम लोग डेबिट करेंगे, तो नेट एंट्री क्या बन जाएगा, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो होना चाहिए था। इस तरह से स्टेप वाइज हमें एंट्री करना है, तो हमें एंट्री समझ के करना है, रट के नहीं करना है। अगर हम लोग समझते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है, जो मैंने तुम लोग को डिटेल्स में ही बताया है, तो तुम लोग भी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे इजीली। तो हम अभी इसको नहीं मतलब इसको लाइन बाय लाइन नहीं बता रहे, हम लोग एक क्वेश्चन के साथ ही समझ लेते हैं कैसे होगा। ये देखो, जैसे सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया, 3 तरह का सब्सक्रिप्शन होता है, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो पहला क्वेश्चन है फुल सब्सक्रिप्शन का। देखो इसके बारे में क्या बताया, पहले भी मैंने तुम लोग को बोला था लास्ट क्लास में, इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड इफ द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड for subscription and the number of shares actually subscribed by the public are same। मतलब कंपनी चाह रही थी कि 1000 शेयर बिके और 1000 ही शेयर बिका, that is called full subscription। To start discussion on accounting treatment for issue of share, let us assume that the issue is fully subscribed। तो सबसे पहले फुल सब्सक्राइब का क्वेश्चन तुम लोगों को दिया गया है, तुम लोग को इसके हिसाब से एंट्री जो है वो करना है। तो देखो इलास्ट्रेशन 2, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर। कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन
पब्लिक को इनवाइट किया है, ठीक है, 10,000 पब्लिक को इनवाइट किया है कि 10,000 लोगों को हम लोग अलॉटमेंट दे सकते हैं, 10,000 का 1 मिनट, हाँ 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए इनविटेशन दिया है एप्लीकेशन का, ठीक है। और एक कितना देना है, 50 इच पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा देना है, 50। अगर तुम 2 एप्लीकेशन खरीदते हो तो जब 2 एप्लीकेशन जमा करने जाओगे तो 50 × 2 यानी 100 रुपए देना पड़ेगा। हो सकता है एक इंसान 4-5 एप्लीकेशन खरीद ले, वो भी हो सकता है। एप्लीकेशन पे कितना देना पड़ेगा, अच्छा सॉरी, इक्विटी शेयर ऑफ 50, अच्छा एक एक शेयर 50 रुपए का है। पेबल ऑन एप्लीकेशन 15, एप्लीकेशन पे 15 रुपए देना है, थोड़ा सा मैंने गलत देख लिया, एप्लीकेशन पे 15 रुपए देना है, ठीक है। अच्छा ऑन अलॉटमेंट 20, अच्छा देखो यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं, कंपनी अपना पूरा प्रोस्पेक्टस में बता रखी है, मैंने बोला ना डिटेल्स बता देना चाहिए कि कैसे पेमेंट लिया जाएगा। कंपनी बोल रही है मेरा एक शेयर जो है, मेरा शेयर का नॉमिनल वैल्यू जो है वो 50 है, ठीक है। हम एप्लीकेशन पे 15 रुपए लेंगे, अलॉटमेंट पे हम 20 रुपए लेंगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हम 15 रुपए लेंगे। तो देखो टोटल 50 हो जा रहा है, चेक करो, 15, 20 और 15, बोलो 50 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस मैम, हो रहा है। हो रहा है 50 रुपए। एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर 10,000, देखो 10,000 का एप्लीकेशन मार्केट में छोड़ा था, 10,000 का 10,000 ही रिसीव हो गया। एंड ऑल एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड, सबको अलॉटमेंट दे दिया कंपनी ने। द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर एंड इंस्टॉलमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी, और कंपनी को सारा का सारा पैसा मिल गया जितने लोगों ने अप्लाई किया था सबसे। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज हमें पास करवाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर तुम लोग को समझ में आया है तो अब हम लोग यहाँ पर आंसर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 2 में चलते हैं। इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री होगा। तो सबसे पहले प्रोसेस अगर याद है बोलो, सबसे पहले कंपनी को क्या मिलेगा, कौन सा पैसा मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहले बोलो मुझे कितना पैसा कंपनी को मिलेगा? 10,000 का 1,50,000। 1,50,000। क्यों? क्योंकि कंपनी ने बोला था एप्लीकेशन पे 15 रुपए देना, एक एप्लीकेशन पे 10,000 एप्लीकेशन मार्केट में दे रखा था, 10,000 का 10,000 ही सब्सक्राइब्ड हो गया, तो मतलब 10,000 लोग ही एप्लीकेशन लेके चले गए। अब 10,000 लोग लिए या फिर एक जन ही 10,000 ले लिया, वो तो नहीं बोला है, 10,000 एप्लीकेशन बिक गया है, ठीक है। और इसलिए हमारे पास अगर एक एप्लीकेशन के पीछे 15 रुपए आता है तो 10,000 एप्लीकेशन के पीछे कितना आ जाएगा? 1,50,000, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब ये पैसा आया तो सीधा सा बात है, व्हाट कम्स इन डेबिट, रियल अकाउंट के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर बैंक मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 15 × 10,000। तो कंपनी अकाउंट्स में तुम लोग को इस तरह से लिखना है, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है, 15 × 10,000। अच्छा अब ये किस चीज का पैसा आया, जैसे सैलरी से आता है तो कैश टू सैलरी, बैंक टू सैलरी, रेंट से आता है तो कैश टू बैंक। ये 15 रुपए किस चीज का था, बोलो 15 रुपए किस चीज का था? शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन, करेक्ट, 15 रुपए शेयर एप्लीकेशन का था। तो 2 क्या लिखेंगे, 2 शेयर एप्लीकेशन। देखो इस तरह से करना पड़ेगा कंपनी अकाउंट्स, 2 शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से आया, क्या इस पे इक्विटी शेयर लिखा हुआ था? लिखा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर इक्विटी जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 15 × 10,000, यहाँ पर 1,50,000, ठीक है। अच्छा अब कंपनी अकाउंट्स में हमें क्या करना पड़ता है ना, नरेशन वगैरह ये देना पड़ता है। तो एक बार हम आज दिखा देते हैं कैसे नरेशन लिख सकते हैं हम लोग लिख रहे हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। बोलो कंपनी जो इतना जोर लगा रही है पैसा वैसा जुगाड़ करने का, इस पैसे का वो क्या करने वाली है, इस पैसे से वो क्या बनाएगी? बोलो क्यों इतना पैसा शेयर कैपिटल, कैपिटल बनाएगी, अपना कैपिटल जुगाड़ कर रही है, ठीक है। तो कंपनी के पास कैपिटल आ गया, तो बोलो कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस का एंट्री क्या होता है, तुम लोग नॉर्मल एंट्री बताओ। कैश टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश या बैंक टू कैपिटल होता है, लेकिन कंपनी को कैपिटल कहाँ से मिला, कैसे मिला? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर हाँ कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन से मिला। तो कंपनी क्या लिखेगी, कंपनी बोलेगी मेरे पास कैपिटल तो आया, लेकिन मेरे कैपिटल का नाम जो है ना वो थोड़ा अलग है। क्या नाम है? इक्विटी शेयर कैपिटल है। मेरा जो कैपिटल है वो शेयरिंग कैपिटल है, खुद का नहीं है, ठीक है।
और कौन किन लोगों का है? ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, इक्विटी वालों का है। कितना? 1,50,000 आया है। अभी तक कैपिटल में 1,50,000 जुगाड़ हुआ है, ठीक है। अब ये जो है एप्लीकेशन का पैसा, ये जब कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, ये देखो एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, तो एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। जस्ट लाइक ये देखो, जैसे हमें कैश मिला, हम लोग कहीं जॉब करते हैं, सैलरी की वजह से कैश मिला, कैश टू सैलरी, ठीक है। अब हम लोग अपना जब पीएल बना रहे हैं तो इस सैलरी को वहां ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगा? जब हम बोलो प्रॉफिट हुआ कि गेन हुआ? अगर हम लोग सैलरी अर्न कर रहे हैं, ये हमारा मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है? सैलरी मिल रहा है, इज इट अवर गेन और लॉस? गेन। गेन, तो 2PL हो जाएगा। गेन है तो 2PL हो जाएगा। अब सैलरी को हमें क्लोज करना है, क्योंकि हम लोग पीएल में सारा इनकम और एक्सपेंसेस को एक साथ दिखाएंगे। तो ये गेन है तो 2PL, पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो सैलरी को क्लोज कर देना है, ठीक है। सैलरी को क्लोज कर देना। बेसिकली पूरे साल भर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग हेड पे अपना इनकम या एक्सपेंसेस दिखाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा किया, या फिर खाने पे कितना खर्चा किया, स्टेशनरी पे कितना किया, और एकदम एंड में जाके क्या करते हैं, पूरे साल भर का हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा निकाल लेते हैं कि पूरे साल भर में हम लोगों ने बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया है कि लॉस कमाया है, कहीं भी खर्चा करो, तो हम लोग इसको क्लोज करके पीएल में डाल देते हैं। तो बना क्या? कैश टू पीएल। सीधा बात है, हमारे पास पैसा आया, लेकिन हम लोग पहले इसको ब्रेकअप करके देखते हैं किस तरीके से पैसा आया, सैलरी से आया। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग इस ब्रेकअप को खत्म करके ये देखना चाहते हैं कि ओवरऑल हमारा क्या गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। यहाँ पर भी वही वाला चीज है, हमें एप्लीकेशन से पैसा मिला, अब हम लोग एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल में। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो ओवरऑल एंट्री क्या बन गया, तुम लोग बोल सकते हो? ये देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, एक मिनट, अरे ये खुल क्यों जाता है, ये देखो, ये और ये क्लोज हो गया ना, हम लोग बोल सकते हैं। ये देखो हम कलर चेंज करके इसको काट के दिखाते हैं। देखो ये क्रेडिट था, ये डेबिट था, ये बंद हो गया। बना क्या? अगर ये दोनों बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें से अगर इक्विटी शेयर भी काट देते हो तो क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वो कौन सा एंट्री होता है? एकदम 11 के स्टार्टिंग कैपिटल में इंट्रोड्यूस। कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो कंपनी अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर रही है, बट अपने तरीके से, इनका तरीका अलग है। तो बात इतना सही है, ठीक है। जो तुम लोग सीखे हो वही चीज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनका प्रोसेस अलग है तो हम लोग को उनका प्रोसेस के हिसाब से चलना पड़ेगा, और जैसा प्रोसेस है वैसा हम लोग अपना एंट्री करेंगे। तो चलो इसको हटा देते हैं। अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे? इसका नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। कैपिटल में इतना पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। अच्छा, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, एलोटेड नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी ने शेयर्स जो है वो एलोटेड कर दिए हैं, सभी शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर दिए। तो पहले कंपनी अलॉट करेगी, कंपनी सोच रही है कि मुझे सारे लोगों को अलॉटमेंट दे देना है। तो अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा? देखो अलॉटमेंट का एंट्री होगा, कंपनी पहले सोचेगी कि जब वो अलॉटमेंट करेगी तो उनको कितना पैसा मिलेगा, ये पहले कंपनी अपने दिमाग में कैलकुलेशन करेगी। तो 10,000 शेयर होल्डर को कंपनी अलॉटमेंट देने वाली है, और अलॉटमेंट में कंपनी को कितना मिल रहा है? दिया हुआ है 20 रुपए। तो कितना मिलेगा टोटल? एक अलॉटमेंट में 20 रुपए मांगेगी, 2 लाख। 2 लाख। तो कंपनी सोच रही है जब हम 10,000 शेयर होल्डर को अलॉटमेंट दे देंगे तो मुझे 2 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पब्लिक से ऐसे ही मांगने से नहीं देगा पब्लिक, मुझे पहले पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आप इतने दिन से इतने दिन के अंदर, जैसे एप्लीकेशन का भी तो कंपनी टाइम देती है ना, आप इतने 7 दिन के अंदर ये फॉर्म फिलअप करके दे दीजिए, आपका एप्लीकेशन ले लिया जाएगा। उसी तरह से अलॉटमेंट के लिए भी टाइम देना पड़ता है। तो अलॉटमेंट के लिए जब टाइम दिया जाएगा, एप्लीकेशन में इसके पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है ना, इसीलिए एंट्री नहीं होता है, सीधा पैसा रिसीव का ही एंट्री होता है। लेकिन जैसे ही कंपनी डिक्लेयर कर रही है कि सभी लोगों को अलॉटमेंट दे देंगे, तो तुरंत कंपनी को अपना अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना पड़ेगा। अब कंपनी अपना ड्रीम जो है वो देखने लग रही है कि मेरा कैपिटल आना स्टार्ट हो गया, अब तो 1.5 लाख आ गया, अब कितना आने वाला है? अब मेरे पास 2 लाख आने वाला है। 2 लाख कैसे आएगा? कौन से वाले पैसे से आएगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, किससे आ रहा है? बोलो 2 लाख किस शेयर वजह? अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट की वजह से आ रहा है, तो कंपनी अब बोल रही है जैसे ही अलॉटमेंट करेंगे मेरे पास 2 लाख आ जाएगा, तो उसके लिए कंपनी क्या एंट्री करेगी? कंपनी के पास अभी पैसा नहीं आ रहा है जो कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट करेगी। पहले वो बोलेगी ना पब्लिक को कि आप लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, आप 10 दिन के अंदर दे दीजिएगा। जब तक सब कोई नहीं दे देता है तब तक कंपनी उसको बैंक अकाउंट डेबिट नहीं बोल सकती है। इसीलिए कंपनी पहले ड्यू कर रही है, कंपनी बोल रही है मुझे पैसा मिलेगा कैसे? अलॉटमेंट से। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मुझे रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, मुझे रिसीव होगा, कितना होगा? 2 लाख। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 इंटू 20, मुझे रिसीव हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, और वो पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बोलो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जो पैसा मुझे मिल रहा है, कैपिटल। हाँ सारा पैसा मेरा कैपिटल है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब मुझे इस एंट्री का मतलब हुआ जब मुझे 2 लाख मिलेगा तब हम उसे कैपिटल बना लेंगे, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं मिला है। मैंने जस्ट लोगों को बताया है कि मुझे 20 रुपए करके नेक्स्ट आप पे कीजिए। आपने पहले मुझे 15 दिया है, अभी आप मुझे 20 दीजिए। ठीक है, तो 20 रुपए करके दीजिए, तो ये हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। हमेशा इसके बाद का सारा पैसा ड्यू ही होगा, पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू। जैसे कॉलेज में एडमिशन जब लेने जाओगे तो वो तुरंत थोड़ी ना बोलेगा आपका मेरिट लिस्ट में नाम निकल गया अभी दे दीजिए पैसा, ऐसा नहीं, वो टाइम देगा। तो कॉलेज बोलेगा मेरा 100 सीट है, मेरे 100 सीट में 100 लोगों ने एप्लीकेशन भर दिया है, अब 100 लोगों से मुझे पैसा मिलेगा एडमिशन का। ठीक है, सपोज अगर 4,000 करके है, ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे 4 लाख मिलेगा। तो 4 लाख मुझे जो मिलेगा वो हम सोच रहे हैं कि मुझे 4 लाख मिलेगा। अब जब तक पूरा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं हो जाता है टाइम पीरियड के अंदर, तब तक तो हम अपना जो बैंक अकाउंट डेबिट कर नहीं सकते हैं। अभी सोच रहे हैं कि मुझे इतना मिलेगा, तो कंपनी सोच रही है कि मुझे अलॉटमेंट पे 2 लाख मिल जाएगा। अगर मिल जाता है तो कंपनी बोलेगी कि मुझे पूरा पैसा मिल गया, और मिला है कि नहीं वो तो यहाँ पता चलेगा। ये देखो, नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर एंड इंस्टॉलमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी। कंपनी को सारा पैसा मिल गया है। तो कंपनी को अगर पैसा मिल जाता है अलॉटमेंट का, तब कंपनी क्या एंट्री करेगी? कंपनी बोलेगी मुझे पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि नहीं बोला है कि पैसा नहीं मिला है, वो इन्फॉर्म किया जाता है कि पैसा मिला कि नहीं मिला। तो कंपनी बोल रही है मुझे पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट। टू किसको करे? किस वजह से पैसा मिला? किस वजह से पैसा मिला? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट। जैसे देखो यहाँ पे, हाँ शेयर अलॉटमेंट जैसे एप्लीकेशन के लिए मिला था, वैसे ही इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कंपनी बोलेगी मुझे अलॉटमेंट के वजह से पैसा मिल गया 2 लाख। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट अलॉटमेंट अगर तुम लोग कैंसिल कर देते हो, एक बार इमेजिन करो तो क्या बचेगा? इधर से अलॉटमेंट कैंसिल, उधर अलॉटमेंट, इधर बच रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इधर बच रहा है बैंक, तो फिर से वही कैपिटल ही हुआ ना। बोलो फिर से वो कैपिटल हुआ यस कि? मैम। यस तो मैम। हाँ, फिर से वो कैपिटल वाला एंट्री हुआ, बट इनका प्रोसेस अलग है, तो उस तरह से चलना है। नेक्स्ट कंपनी और कौन सा पैसा मांग रही है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 15 मांग रही है, तो फिर से कंपनी ड्यू करेगी। ठीक है, कंपनी सोच रही है मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा, तो कंपनी ऐसे बोलेगी इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू। बोलो क्या लिखेगी कंपनी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना मिलेगा? 10,000 शेयर है। शेयर कैपिटल हाँ, कितना पेमेंट कितना होगा? 15 करके, 1,50,000। हाँ 1.5 लाख मिलेगा। कंपनी सोच रही है कि मुझे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से 1.5 लाख मिलेगा, ऐसा सपना कंपनी को आ रहा है। ठीक है, मुझे मिल जाएगा 1.5 लाख, और ये पैसा हम अपना कैपिटल बना लेंगे, ये कंपनी सोच रही है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो पैसा आएगा इसको हम अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। और जब पैसा मिल गया तो इसका हो जाएगा बीइंग कॉल मनी ड्यू, बीइंग कॉल मनी ड्यू। और जब ये पैसा कंपनी को मिल गया तो कंपनी बोलेगी मुझे तो पैसा मिला, हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, जिस डेट पे मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन में डेट वेट नहीं दिया है, डेट दे के भी क्वेश्चन होता है तब हम लोग डेट वाइज लिख सकते हैं। कंपनी बोलेगी मुझे पैसा मिल गया, और ये वाला हम क्लोज कर देते हैं, टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर भी तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम लोग इमेजिन करें कि मेरा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर क्रॉस हो जाता है तो मेरा क्या बचेगा? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ भी इक्विटी शेयर हटा तो बैंक टू कैपिटल, मतलब वही कैपिटल जुगाड़ करने का स्टेप वाइज तरीका है। ठीक है, क्योंकि इनके पास ये ऑप्शन छोड़ के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, बीइंग अमाउंट
ट्रांसफर, ठीक है, ये हो गया अमाउंट ट्रांसफर। तो बेसिकली देखो एप्लीकेशन में क्या हुआ, रिसीव्ड एंड ट्रांसफर, बाकी सब में ड्यू एंड ट्रांसफर, ड्यू एंड ट्रांसफर, ठीक है। ये डिफरेंस हमें ध्यान रखना है, इसी ये अगर समझ जाते हैं हम लोग, बाकी धीरे धीरे हमें सारे जर्नल एंट्री आसान लगने लगेंगे। तो इलास्ट्रेशन 2 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 3 जो कि अंडर सब्सक्रिप्शन पे है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, देखो इट मींस द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। तो कंपनी ने ऑफर किया था 10,000 शेयर, लेकिन लोगों ने 8,000 शेयर पे ही, मतलब 8,000 शेयर ही खरीदा, बाकी 2,000 बच गया इनका, तो इसको बोलते हैं अंडर यानी कम सब्सक्रिप्शन। इन दिस केस द जर्नल एंट्रीज एज डिस्कस्ड अबव आर पास्ड बट विथ one change, that is calculation of application allotment for that matter the call money is based on the number of shares actually applied and allotted. It must be remembered that shares can be allotted in this case only when the minimum subscription is received। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन से समझ लेते हैं। हम लोग को अंडर सब्सक्रिप्शन पता चल गया, मान लो कॉलेज में 100 सीट थे लेकिन 80 लोगों ने ही फॉर्म फिलअप किया, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। वैसे ही यहाँ पर होगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ हम लोग समझते हैं कि कैसे एंट्री करना है। बाकी एंट्री का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन कैसे होगा वो देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 A Limited issued 43,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। कैसे देना है, 20 रुपए एप्लीकेशन पे दे दो, 30 रुपए अलॉटमेंट में मांगेगा, 25 रुपए 1 अक्टूबर को मांग रहा है, ठीक है। ये देखो अप्रैल के बाद, मैंने बोला ना कभी कभी क्वेश्चन में तुम लोग को डेट भी मिल जाएगा। 1 अक्टूबर को कॉल मनी मांग रहा है कंपनी 25 रुपए का, और यहाँ पर 1 फेब को फिर से दूसरा वाला कॉल मनी मांग रहा है 25 रुपए का। तो टोटल देखो 100 होता है कि नहीं, 25 एंड 25 50 30 80 एंड 20 100 हो गया, है ना। अच्छा अब देखो ऑन 20th में 40,000 शेयर्स वेर अप्लाइड। अब देखो 1 तारीख को इन्होंने अपना इशू करना स्टार्ट किया था और 20 मई तक, ठीक है, यहाँ पर काफी दिन दिया है इशू का टाइम, जो भी हो वो तो क्वेश्चन है। तो कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 43,000 लोग अप्लाई कर सकते थे क्योंकि इनका उतना सारा जो एप्लीकेशन है मार्केट में दिया हुआ था, जबकि अप्लाइड किया है कितने लोगों ने, 40,000 लोगों ने, ठीक है। एंड ऑल एप्लीकेशंस वेयर एक्सेप्टेड, और 40,000 का 40,000 ही कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहले जब भी कंपनी एक्सेप्ट कर रही है तो उनको कौन सा पैसा मिलेगा, ये सारे में से कौन सा पैसा कंपनी को सबसे पहला, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। तो बोलो अगर 40,000 लोगों ने अप्लाई किया है तो कंपनी को एप्लीकेशन के थ्रू कितना पैसा मिला है, 8 लाख। 40,000 इंटू 20, एक एप्लीकेशन पे 20 रुपए, तो 40,000 एप्लीकेशन पे 8 लाख। तो क्या हम लोग ये 43,000 पे करेंगे तो ठीक रहेगा, मैंने तो 40,000 पे किया, क्या ये 43,000 पे होना चाहिए था, बोलो। नहीं मैम, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो, क्योंकि 43,000 उन्होंने, इशू किया, लेकिन मेरा जो एक्सेप्ट हुआ फुल। हाँ मतलब 3,000 एप्लीकेशन ऐसे ही पड़ा हुआ था, किसी ने खरीदा ही नहीं, तो खरीदा नहीं तो पेमेंट क्यों करेगा, वो एप्लीकेशन लेगा उसको फिलअप करेगा, तब तो शेड्यूल बैंक में ले जाके 20 रुपए के साथ वो एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करेगा, जो कि हुआ नहीं क्योंकि 3,000 एप्लीकेशन ऐसे ही पड़े हुए थे, वो बिका ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एंट्री जो है वो 40,000 से होना चाहिए। ये देखो एक्चुअली यहाँ पर ये जो पॉइंट बता रहा था ना, जो मैंने फटफट रीड कर लिया, ये देखो कैलकुलेशन of application allotment and for that matter the call money is based on number of shares actually applied and allotted। वही बता रहा है यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगा, जर्नल एंट्री तो सेम ही होगा लेकिन हम लोग कैलकुलेशन उतने पे ही करेंगे जितना शेयर अप्लाइड, और ये तो हम लोग कॉमन सेंस से भी पता कर सकते हैं, इसके लिए हमें थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, मतलब थ्योरेटिकली अगर लिखा हुआ है तो वो हमें जरूरत नहीं है। अगर हम लोग प्रैक्टिकली समझ चुके हैं तो हमें ये क्लियर है कि 43,000 कैसे होगा। 43,000 तो फॉर्म जो है वो मार्केट में दिया हुआ था, जब 40,000 लोगों ने लिया है तो 3,000 पे तो हमें पैसा रिकवर होगा नहीं, ठीक है। तो 20 रुपए करके अलॉटमेंट में इतना आ जाएगा। अच्छा अब देखो बोल रहे हैं ऑल एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड, सारा का सारा एप्लीकेशंस जो है इनको रिसीव हो गया, तो एप्लीकेशन का सारा पैसा मिल गया 40,000 पे, ठीक है। तो 40,000 इंटू 2 8 लाख हो रहा है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, अलॉटमेंट का डेट यहाँ नहीं दिया है बट यहाँ बोला है, तो कब 20 मई को क्लोज हो गया था इशू, ठीक है। उस दिन उन्होंने काउंट कर लिया कि कितना एप्लीकेशन मनी आया, उसके बाद 1 जून को अलॉटमेंट हो रहा है, तो अलॉटमेंट में इनको कितना पैसा मिल सकता है,
कितना पैसा मिल सकता है अलॉटमेंट पे, कितना पैसा मिल सकता है एक अलॉटमेंट पे 30 12 रुपया। लाख। हाँ 40,000 शेयर्स था, इतना इतना शेयर्स अप्लाइड था, तो जितने लोगों ने एप्लीकेशंस भरा है उतने कोई अलॉटमेंट कर सकते हैं। जितने लोगों ने एप्लीकेशंस भरा है, मान लो एक कॉलेज में 100 सीट है, 80 लोगों ने एप्लीकेशन भरा है, तो कंपनी सॉरी कॉलेज अगर किसी को अपना मतलब अपने कॉलेज में एडमिशन देगी तो वो कितने लोगों को दे सकती है, मैक्सिमम 80 लोगों को ही दे सकती है, उससे ज्यादा लोगों को तो दे नहीं सकती है। वैसे ही अगर 40,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ है तो 40,000 लोगों से ही अलॉटमेंट का पैसा मांग सकते हैं। तो देखो अलॉटमेंट का पैसा मांगा कब गया है, 1 जून को। ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई। देखो मैंने बोला था ना एक टाइम दिया जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन हमें मिल गया जो एकदम प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है। 1 जून को कंपनी ने बोला कि 30 रुपए दे दीजिएगा अलॉटमेंट का, और पैसा कब रिसीव किया, 15 जुलाई, मतलब वो कंपनी ने बताया था 15 जुलाई के अंदर दे दीजिएगा, तो 15 जुलाई के अंदर सबने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। तो कितना मिला, 1,20,000। दोज ऑन फर्स्ट कॉल वेयर रिसीव्ड 12 लाख। ओ 12 लाख होगा क्या, अच्छा। दोज ऑन फर्स्ट कॉल वेयर रिसीव्ड ऑन 28 अक्टूबर, और जो फर्स्ट कॉल है वो किया गया था 1 अक्टूबर को, मतलब 1 अक्टूबर कंपनी सोच रही है कि मुझे फर्स्ट कॉल से कितना मिलेगा, 40,000 इंटू कितना 25, कितना होगा 40,000 इंटू 25, 10 10 लाख, लाख। 10 लाख, 10 लाख यस मैम, मुझे, 10 लाख। हाँ मुझे 10 लाख मिलेगा, लेकिन मिला कब, ये तो कंपनी ने सोचा था 1 अक्टूबर को, लेकिन कंपनी का सोच एक्चुअली प्रैक्टिकली कब मतलब प्रूव हुआ, 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को उसके हाथ में पैसा आ गया। अब बोल रहा है जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 में अगर अकाउंट्स क्लोज हो रहा है तो इसका जर्नल एंट्री हमें करने के लिए बोला है, ठीक है। अब जर्नल एंट्री तो हम लोग इजीली कर ही सकते हैं, देखो कैसे होगा। कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, तो जर्नल का जैसे पूरा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली वैसे करके ही करना चाहिए। मैंने पहले वाला तो स्ट्रक्चर वाइज नहीं दिखाया, लेकिन तुम लोग को एग्जाम में स्ट्रक्चर वाइज ही करना पड़ेगा, जिनको लिख के करना है। तो ए लिमिटेड है कंपनी का नाम, यहाँ पर लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अच्छा देखो 1 अप्रैल 2020 यहाँ पर लिखते हैं 2020, ठीक है। 1 अप्रैल को कंपनी ने 43,000 शेयर्स इशू किया, लेकिन पैसा कब मिला एप्लीकेशन का, डेट बताओ। यहाँ पर डेट दिया है तो डेट लिखने आना चाहिए हमें। ट्रांजैक्शन के हिसाब से जर्नल एंट्री होता है, तो पहला ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन में पहले पैसा मिल जाता है, तो कंपनी 1 अप्रैल से फॉर्म जो है वो मार्केट में लाई थी, लेकिन पैसा इनको कब मिला, क्वेश्चन देख के बताओ। May 20। करेक्ट, 28 मई को पैसा मिला। तो कंपनी के पास पहले पैसा आता है, एप्लीकेशन के लिए पहले पैसा आता है, जैसे कोई एप्लीकेशन ले जाके जमा करता है ना तो वो पैसा दे देता है। अब कितना देता है, 20 रुपए करके। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा आया, एप्लीकेशन का, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो ये हो जा रहा है 40,000, एक गलत हो गया, 40,000 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 8 लाख। अच्छा अब कंपनी का हर एक ट्रांजैक्शन का मतलब 2 बार एंट्री होता है, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा मिलना, फिर उसको ट्रांसफर करना, ठीक है। तो अलॉटमेंट जब कंपनी डिसाइड करती है ना कि हम अलॉटमेंट देंगे, वो डिसीजन लिया गया है 1 जून को, तो उसी दिन नॉर्मली क्या होगा, ये एप्लीकेशन का पैसा जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें अलॉटमेंट का डेट दे देता है ना, तो जब कंपनी डिक्लेयर कर देती है कितने लोगों को अलॉटमेंट देना है, तभी कंपनी वो पैसे को ट्रांसफर करेगी। इसका लॉजिक है, देखो कंपनी अगर 40,000 लोगों को ही अलॉटमेंट देगी तो उनका पूरा का पूरा पैसा को कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। अगर इनमें से मान लो कंपनी बोलेगी हम 30
20,000 लोगों को अलॉटमेंट देंगे तो बाकी 10,000 का पैसा रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो जब तक अलॉटमेंट का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कोई डेट था ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने रैंडमली कर दिया, जो रूल्स होता है उस हिसाब से। तो यहाँ पर डेट कौन सा लगेगा, 1 जून। जब कंपनी सोच रही है कि हम सबको अलॉटमेंट देंगे तो कंपनी क्या करेगी, इस पैसे को कैपिटल बना देगी। तो एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन या फिर इक्विटी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कितना हो जाएगा, 8 लाख। ये जो मिला यही ट्रांसफर होता है ना। हम इसका नरेशन नहीं लिख रहे, एक एक क्वेश्चन का नरेशन बता दिया, तुम लोग उसी को फॉलो कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखो अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में पहले ड्यू होगा। अलॉटमेंट कब ड्यू किया गया, 1 जून को। तो 1 जून का फिर एक एंट्री हो जाएगा। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर। तुम लोग पूरा लिखना, हम शॉर्ट में इक्विटी EQ लिख देते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख, नहीं सॉरी, अलॉटमेंट का पैसा तो कुछ और होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी सोच रही है अलॉटमेंट के थ्रू से मेरा कैपिटल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 30 इंटू 40,000, 12 लाख। 12 लाख। और अगर सच में ये प्रूव हो जाता है कि पैसा बढ़ रहा है, मतलब प्रूव मतलब क्या, अगर सच में पैसा मिल जाता है, पैसा मिला 15 जुलाई को, 15 जुलाई, अब इसके बाद एंट्री होगा जुलाई 15 को, पैसा मिल गया। जो ड्रीम देखा था कंपनी ने, वो ड्रीम जो है वो ट्रू हो गया। किसी ने भी पैसा नहीं देगा ऐसा नहीं बोला। हो सकता है कोई अलॉट एप्लीकेशन तो भर दिया लेकिन अलॉटमेंट नहीं करना चाहता है, हो ही सकता है, इसमें क्या बड़ा बात है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 12 लाख। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। फिर नेक्स्ट फिर से ड्यू होगा 1 अक्टूबर को, है ना। 1 अक्टूबर को हमारा कॉल मनी ड्यू होगा। अब देखो यहाँ पर ना कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। जैसे कुछ नहीं लिखा हुआ होगा हम लोग अपने हिसाब से इसका नाम दे देंगे। पहले वाले को फर्स्ट कॉल, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद जो भी होता है उसे कॉल बोला जाता है। तो पहला है फर्स्ट कॉल, दूसरा है सेकेंड कॉल, या फिर फाइनल कॉल बोल सकते हो। तो हम पहले वाले को फर्स्ट कॉल नाम दे देते, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल नाम दे देंगे। और कब कॉल किया गया है, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को कंपनी ने बोला कि मुझे फर्स्ट कॉल के लिए आप लोग इतना दे दीजिए, और कंपनी अपना ड्रीम देखने लगी कि मुझे मिल जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,000 इंटू 25, कितना होता है देखो, 10 लाख। 10 लाख। और जब सच में ये पैसा मिल जाता है, कब मिला उसका भी डेट दिया है, 20 अक्टूबर को। ये देखो फर्स्ट कॉल यहाँ नाम दिया था, तो 20 अक्टूबर को ये पैसा मिल जाता है। तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो 10 लाख ये पैसा मिल गया, तो ये एंट्री हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अक्टूबर के बाद 25 को फिर से एक कॉल के लिए बताया गया, ठीक है। 25 अक्टूबर को, ट्वेंटी फिफ्थ नहीं सॉरी 1 फेब, हम 25 क्यों लिख दिए, 1 फेब दिया हुआ है, फेब 1, ठीक है। 1 फेब को कंपनी ने सेकेंड कॉल, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है तो फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कितना होगा बताओ, 40,000 इंटू इसका भी 25 ही था, है ना। तो इसका भी 10 सेम लाख। अमाउंट होगा, हाँ इसका भी 10 लाख होगा।
अच्छा, जब ये पैसा मिल रहा है, कब मिल रहा है? ये पैसा मिला है, इसका कुछ डेट नहीं दिया है, ये कब मिल रहा है? तो ट्रांजैक्शन वेयर अकाउंट जर्नलाइज बोला है। फर्स्ट कॉल वेयर रिसीव्ड ऑन 28 अक्टूबर। सेकंड कॉल कब मिला है उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग जिस दिन अकाउंट क्लोज हो रहा है उस दिन के डेट पे रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ एंट्री नहीं बोला है। तो जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, क्योंकि पैसा मिल चुका है बोल रहा है, तो पर्टिकुलर डेट हमें नहीं पता है, तो कम से कम जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगा उस दिन के डेट पे तो हम लोग रिकॉर्ड कर ही सकते हैं। हमें पर्टिकुलर डेट नहीं पता है, तो हम लोग कौन सा डेट लेंगे? जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो जा रहा है, जिस दिन उस साल का पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही कंप्लीट होने वाला है, तो उस दिन रिकॉर्ड कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। तो यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है? कितना शेयर इशू किया गया, दैट इज 43,000, ये मैटर नहीं है। कितना अप्लाइड हुआ, हमेशा वही देखना चाहिए, क्योंकि अप्लाइड के ऊपर ही हमें पेमेंट मिलेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब हम लोग सोचे थे कि 10,000 शेयर बिकवाएंगे, लेकिन क्या हुआ, 12,000 बिक गया। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कंपनी जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म बनाती है ना, वो एकदम 10,000 ही नहीं बनाती है, क्योंकि हो सकता है किसी का एप्लीकेशन लिखते हुए गलत हो गया, कोई 2 खरीद के लेके चला गया, किसी ने लिया लेकिन फिलअप करके दिया ही नहीं, फाड़ फूड़ के फेंक दिया, किसी को पेपर, मतलब पहले क्या होता है, पेपर के थ्रू से भी एडवर्टाइज होता था, जैसे आज के डेट पे भी आता है ना, पेपर में हम लोगों को बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कुछ ग्रोसरी शॉप का, ये सब जो अपना अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, उसी तरह से पहले कंपनी भी अपना शेयर का एडवर्टाइजमेंट इस तरह से करती थी। तो मान लो किसी को जरूरत नहीं, मेरे घर पे न्यूज़पेपर आया, उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म आया, बट मैंने उसको यूज ही नहीं किया, तो एक्स्ट्रा बहुत सारा बनाया जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बहुत सारे फॉर्म रहते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी तो जितना है उतना ही रहता है, उसका तो हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो बहुत सारा फॉर्म फिलअप हो रहा है, जैसे देखो ना, ये सब जो गवर्नमेंट जॉब होता है, तो उसके लिए तो बहुत सारे लोग मतलब लड़ रहे हैं, सीट थोड़ी ना उतना सारा है, कितने लोग फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी मतलब जॉब मिलने का उतना है ही नहीं वहां पर, मतलब जो वैकेंसी है उतना है ही नहीं, ठीक है, फिर भी फॉर्म फिलअप करते जा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, उतना सारा जगह नहीं है, उतना सारा अलॉटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं, उनको ठीक लग रहा है, वो फिलअप करते जा रहे हैं। अब कंपनी डिसीजन लेगी ना, किससे, किसके साथ मिलके, अभी तो हम लोगों ने आज थियोरेटिकली पढ़ा, सेबी, वो खुद कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज, ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे किनको अलॉट करना है, किनको अलॉट नहीं करना है। अगर जितना सोचा था उससे ज्यादा फॉर्म बिक जाता है तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें पैसा रिटर्न कर देना पड़ सकता है, या फिर कभी कभी एडजस्टमेंट भी होता है। तो देखते हैं कैसा है क्वेश्चन, उस हिसाब से एडजस्टमेंट अभी बोलेंगे तो तुम लोग नहीं समझोगे, हम लोग यहाँ पर पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस हिसाब से हम लोग सीखेंगे एक एक पॉइंट। Pant Limited invite applications for 50,000 equity shares at the rate of 50 each, which are payable as on application 20. Pant Limited जो है उन्होंने 50,000 equity shares जो है वो मतलब एप्लीकेशंस जो है वो मार्केट में दे रखा है, और एक एक एप्लीकेशन का पैसा मतलब एक एक शेयर 50 रुपए का है। कैसे पे करना है? एप्लीकेशन पे 20 देना है, अलॉटमेंट पे 10 देना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20 देना है, तो बन गया 50, 20, 20 एंड 10। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000। बोलो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ कि नहीं? कंपनी को लगा था, मतलब कंपनी के पास कैपेबिलिटी तो 50,000 का ही है, लेकिन 60,000 एप्लीकेशन जमा पड़ गया, ठीक है, 60,000 एप्लीकेशन आ गया, तो बोलो एप्लीकेशन से कितना पैसा आया? एप्लीकेशन का पैसा है 20 रुपए करके, कौन बताएगा मुझे? एप्लीकेशन से, हाँ 12 लाख है, हाँ 60,000 इंटू तब 20 करना है, क्योंकि एप्लीकेशन कितने लोगों ने भरा है उतना ही पैसा मिलेगा, ठीक है। अब अलॉटमेंट तो इतने लोगों को कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास तो कैपेबिलिटी 50,000 का है, अलॉटमेंट तो 60,000 का नहीं कर सकते। तो लेकिन मेरे पास अगर 60,000 का पैसा 60,000 एप्लीकेशन जमा हुआ है, तो सबसे मुझे 20-20 रुपए तो मिला होगा, तो मेरे पास 12 लाख आ गया। द डायरेक्टर एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 50,000, लेकिन डायरेक्टर डिसाइड कर चुका है कि हम 50,000 एप्लीकेशन को ही मतलब एक्सेप्ट करेंगे, बाकी रिजेक्ट कर देंगे, एंड रिजेक्टेड द रेस्ट। तो बताओ कितना रिजेक्ट कर देंगे? 60,000 में अगर 50,000 वो एक्सेप्ट करेंगे तो कितना रिजेक्ट करेंगे? 10,000। 10,000।
10,000 रिजेक्ट कर रहे हैं, 10,000 का एप्लीकेशन फॉर्म ये रिजेक्ट कर दे रहे हैं. सो जर्नल एंट्रीज इफ कंपनी रिफंड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स, जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया उनको कंपनी उनका पैसा रिफंड कर देगी. तो बोलो कंपनी को कितना पैसा रिफंड करना पड़ेगा? 2 लाख. हाँ, क्योंकि एक एक जन से तो 20 रुपया ले रखा है, तो 10,000 से 10,000 पे 20 रुपया करके अगर ले रखा है तो कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 2 लाख. बोलो, ये समझ में आया? 2 लाख रिटर्न करना पड़ेगा. या फिर तुम लोग ऐसे देख सकते हो कि 60,000 का 20 रुपए करके ले रखा है यानी 12 लाख, लेकिन कंपनी सिर्फ 50,000 इंटू 20 वही रखेगी अपने पास यानी 10 लाख. तो कितना रिटर्न कर देगी? 2 लाख. या फिर ऐसे देख सकते हो कि 60,000 में 50,000 ही एक्सेप्टेड होगा, 10,000 का पैसा रिटर्न कर देंगे. तो 10,000 से लिया कितना था? एक एक जन से 20 करके लिया था, तो 10,000 से 2 लाख लिया था, ये रिटर्न कर देंगे. ये चीज हमें यहाँ पर एंट्री करना है. और उसके बाद दूसरा एक पॉइंट बोल रखा है कि अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स. ये भी बताते हैं क्या होता है. अलॉटमेंट जो है 50,000 लोगों को इनको करना था, लेकिन सबने पैसा नहीं दिया. मैंने बोला ना, कोई एप्लीकेशन तक पहुंचा, अलॉटमेंट का काम आगे किया ही नहीं. तो वैसे भी हो सकता है कि 50,000 लोगों को अलॉटमेंट करना था, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा सिर्फ 45,000 शेयर से ही मिला, यानी 5,000 लोगों ने नहीं किया. तो 45,000 शेयर से ही मिला, तो अलॉटमेंट में कितना मिला होगा? बोलो, अलॉटमेंट का कितना था? 10 करके था, तो अलॉटमेंट में कितना मिला होगा? 4,50,000. लेकिन कंपनी ने क्या ये सोचा था कि 4,50,000 मिलेगा? या कंपनी का जो मतलब ड्रीम था, जो हम ड्रीम लैंग्वेज यूज करें ना, कंपनी कितने का अलॉटमेंट का सपना देख रही थी? 5 लाख. 5 लाख. कंपनी तो सोच रही थी 50,000 लोगों को अलॉटमेंट करेंगे, मैंने बता दिया है, वो हमें पैसा दे देंगे. तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख मुझे मिल जाएगा अलॉटमेंट में, हम इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. लेकिन हुआ क्या, जब मतलब जब ट्रूली पैसा मिलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो एक टाइम गैप में होता है. अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में डेट के साथ देखा, तो देखा कि 45,000 का ही पैसा जमा हुआ है, बाकी का पैसा जमा नहीं हुआ है. चलो इसका एंट्री करते हैं. अब इलास्ट्रेशन 4, पंत लिमिटेड, डेट, particulars, डेबिट, सॉरी क्रेडिट. यहाँ डेट तो खैर कुछ दिया नहीं है, पहले हम लोग एप्लीकेशन का पैसा ले लेते. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन का कितना मिला? एप्लीकेशन का मिला है 60,000 लोगों ने एप्लीकेशन भरा है, और एप्लीकेशन का हम लोगों ने प्राइस रखा था 20 करके. 12 लाख मिल गया. उसके बाद डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि 12 लाख हमें पूरा नहीं रखना है, क्योंकि हमारा तो कैपेबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ 50,000 इंटू 20 का यानी 10 लाख का. हम लोग बाकी पैसा रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो बाकी पैसा रिटर्न करो. तो रिटर्न करने से, जैसे पैसा मिलने से बैंक डेबिट, पैसा चले जाने से बैंक क्रेडिट होगा. कितना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा? 10,000 लोगों को रिटर्न करेंगे. कितना करेंगे? जितना करके लिया था उतना ही रिटर्न कर देंगे. कितना हो जाएगा रिटर्न? 2 लाख. 2 लाख रिटर्न हो जाएगा. यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे? किस चीज का पैसा रिटर्न कर रहे हैं? जैसे इस यहाँ पर लिखे किस चीज का पैसा मिला, तो किस चीज का पैसा रिटर्न कर रहे हैं? एप्लीकेशन. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, करेक्ट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा हम लोग रिटर्न कर रहे हैं 2 लाख. ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन का पैसा जो है ना वो एकदम सही हो गया है. देखो यहाँ पर क्रेडिट 12 लाख, डेबिट 2 लाख, तो एडजस्ट करके कितना आ रहा है? क्रेडिट 12 लाख और डेबिट 2 लाख, तो एडजस्ट करके कितना आ रहा है? 12 लाख. हाँ 12 लाख करेक्ट. 12 लाख क्रेडिट, 2 लाख डेबिट. तो 10 लाख क्या आ रहा है? डेबिट आ रहा है कि क्रेडिट? जो अमाउंट ज्यादा है वही लिखना चाहिए. तो 10 लाख क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट ही तो होना चाहिए, हमें पैसा मिला है. जैसे सैलरी मिलता है तो क्रेडिट होता है, उसी तरह से यहाँ पर ये क्रेडिट हो गया. ठीक है, और बैंक बैलेंस भी ठीक हो गया. हमारे पास 12 लाख का बैलेंस नहीं होना चाहिए, हमारे पास 10 लाख का होना चाहिए. 10 लाख ही हो गया एडजस्ट होने के बाद. ये रिफंड का एंट्री कर दिया. अब सही है. अब डायरेक्टर को तसल्ली है, भाई जिनका पैसा मुझे नहीं रखना है मैंने रिटर्न कर दिया, अब हम इस पैसे को कैपिटल बनाएंगे, अब हम ट्रांसफर करेंगे. अब वो ट्रांसफर का एंट्री डालेगा. ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा? जो अभी तक हम लोग लिखते हुए आ रहे थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू
इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में? 50,000 वाला ही 10 लाख। 10 लाख। 50,000 इंटू कितना 20, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर एडजस्ट करने के बाद जितना बचेगा इस तरह से भी सोच सकते हो। तो 10 लाख जो है वो ये अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या हो सकता है, तुम लोग इन दोनों को कंबाइंडली लिख सकते हो। मतलब ये देखो कंबाइन मतलब यहाँ पर आंसर दिखाते हैं जैसे क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, ठीक है। 12 लाख 10 लाख 2 लाख, मतलब इसको एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10 एंड 2 12, 2 बैंक और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर चाहो तो मैंने जैसे लिखा है वैसे अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये सब पूरा एप्लीकेशन वाला जो भी कैलकुलेशंस था वो कंप्लीट। अब कंपनी अलॉटमेंट के लिए ड्यू करेगी, तो कंपनी अपना ड्रीम देख रही है कि अलॉटमेंट पे उनको कितना मिल जाएगा, तो वो ड्यू करेगी पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बोलो उनका सपना कितने का हो रहा है? 50,000 लोगों को अलॉटमेंट देंगे तो 50,000 लोगों से ही अलॉटमेंट का पैसा लेंगे। कितना लेंगे? 10 रुपए करके। 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख कंपनी को पैसा मिलेगा, ऐसा कंपनी ने सोच लिया। लेकिन जब पैसा मिला तो कितने से मिला? 45,000। ये देखो रिसीप्ट फॉर 45,000। तो जब पैसा मिला तो एंट्री क्या करेगी कंपनी? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जो हम लोग एंट्री करते हैं हम वही कर रहे हैं, देखो, ठीक है। लेकिन मिला कितना? 45,000 शेयर से मिला। और कितना करके एक एक शेयर पे मिलना था? 10 10 करके ही मिला, लेकिन 50 की जगह 45 से मिला। तो कितना मिला? 4,50,000। लेकिन ड्रीम कितना था इसके पहले? देखो ड्रीम था इनका कितने का? अलॉटमेंट का ड्रीम कितना था? ये देखो, ये फर्स्ट कॉल यहाँ पर देख सकते हो, 5 लाख। हाँ, यहाँ पर जैसे 12 लाख था तो 12 लाख को ही हम लोग कैंसिल कर दिए जब हमारा जो सोच था वो पूरा एज इट इज गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोच था 5 लाख का, जबकि मिला 4.5 लाख। तो ये 5 लाख जो है और 4.5 लाख मिला, बाकी कितना नहीं मिला? ये बोलो कितना नहीं मिला? बोलो कितना नहीं मिला? 5 लाख के जगह कितना मिला? 50,000। हाँ, 5 लाख के जगह 4,50,000 मिला। तो कितना नहीं मिला? 50,000। तो ये कंपनी ने कॉल किया था, इन लोगों को भी कंपनी ने कॉल किया था, बट कुछ लोगों ने नहीं दिया, इस वजह से जितना सोचा था उतना नहीं मिला। तो जो पैसा नहीं मिलता है इसको एक नाम, मैंने लास्ट दिन तुम लोग को टर्म बताया था, तब मैंने एक नाम, ऑल इन एरियर। हाँ, कॉल्स, ये जो नहीं मिलता है इसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर, ठीक है। मतलब कॉल किया है लेकिन पैसा नहीं मिला। तो बोलो ये कंपनी के लिए लॉस है कि प्रॉफिट है कि क्या है? बोलो। लॉस है। लॉस है, लॉस। तो ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिला वो लॉस है, ठीक है। कितना नहीं मिला? 50,000, ठीक है। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जो कंसेप्ट था वो भी क्लोज हो गया। कितने से? 5 लाख से, ठीक है। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा गया? 4.5 लाख ही जाएगा। अलॉटमेंट के थ्रू से कैपिटल में 4.5 लाख ही बनेगा। तुम लोग देख लो कैसे। अलॉटमेंट डेबिट हुआ 5 लाख से, अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 5 लाख से, तो 5 लाख कैंसिल, बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट 4.5 लाख मिला, 50,000 नहीं मिला, और 2 क्या बचेगा? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग कितना दिखा सकेंगे? हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में 4.5 लाख ही दिखा सकेंगे। अलॉटमेंट का पूरा तो नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि उतना तो हमें मिला नहीं है, ठीक है। उतना तो हमें मिला नहीं है तो हम लोग उतना नहीं दिखा सकेंगे। तो कैपिटल में हमारा जाना चाहिए था 5 लाख, लेकिन गया सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख, बाकी चला गया कॉल्स इन एरियर में, ठीक है। तो ये लैंग्वेज नया सीखा हम लोगों ने यहाँ पर, कॉल्स इन एरियर। मतलब कॉल किया था कंपनी ने, मतलब पहले ही ड्यू कर दिया था कि आप लोग मुझे दे दीजिएगा अपना अपना अलॉटमेंट का पैसा 10 रुपीज करके। बट कुछ लोगों ने नहीं दिया। कितने? 5,000 शेयर ने नहीं दिया। देखो ना, अगर 45,000 लोगों ने पैसा भरा 50,000 में से, तो 5,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, और एक एक शेयर का अलॉटमेंट का प्राइस था 10 रुपए, तो 50,000 हमें नहीं मिला। कंपनी अकाउंट्स का ये बहुत एक अच्छा चीज है, हम लोग किसी भी तरह से कैलकुलेशन करके समझ सकते हैं, थ्रू नंबर ऑफ शेयर्स या फिर थ्रू अमाउंट। जैसे ये मैंने अमाउंट के थ्रू से दिखाया, तो हम लोग का इतना पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो 50,000 हमारा लॉस है, दैट इज कॉल्स इन एरियर। अच्छा,
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो ये आज नहीं करवा सकते। यहाँ पर तुम लोग अगर चाहो तो इसका ट्राई कर सकते हो। हम बता देते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है, हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। क्वेश्चन में बताया है कि दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। देखो, इक्विटी के जगह प्रेफरेंस दिया है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि अगर इक्विटी के जगह प्रेफरेंस हो तो सिर्फ इक्विटी के जगह नाम प्रेफरेंस यूज करना है, बाकी टेक्निक पूरा एज इट इज रहेगा। तो 100 रुपीज करके एक एक शेयर था, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इन्होंने इशू किया 100 रुपए वाला, और 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया 100 रुपीज वाला। तो दो तरह का शेयर इशू किया है, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी क्या है 50,000 और प्रेफरेंस क्या है 1 लाख, और पैसे पेमेंट का सिस्टम बता दिया है, सबका अपना अपना बता दिया है। इक्विटी लेना है तो कैसे पेमेंट करना पड़ेगा, प्रेफरेंस लेना है तो कैसे पेमेंट करना पड़ेगा। ऑल दी शेयर्स वेर सब्सक्राइब, मतलब 50,000 और इधर 1 लाख, दोनों शेयर ही सब्सक्राइब हो गया है। फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड फॉर 42,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब 50,000 की जगह 42,000 का फाइनल कॉल रिसीव्ड हुआ है, जैसे अभी अलॉटमेंट का किया था। एंड 88,000 प्रेफरेंस शेयर, मतलब एप्लीकेशन सही तरीके से मिल गया, अलॉटमेंट भी सही तरीके से मिल गया, फर्स्ट कॉल भी सही तरीके से मिल गया, बट जब फाइनल कॉल का बारी आया तो जितना सोचा था उतना नहीं मिला। 50,000 की जगह 42,000 से मिला, और 1 लाख की जगह 88,000 से रिसीव हुआ। प्रिपेयर ए कैश बुक एंड जर्नलाइज देम द ट्रांजैक्शन इन द कंपनी। यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखो, बोल रहा है कि प्रिपेयर ए कैश बुक और कंपनी के बुक्स में एंट्री करो। तो ये कैश बुक जो बोला है इसको तुम लोग इग्नोर करके तुम लोग खाली एंट्री बना के रखना, ठीक है। जो मैंने एंट्री सिखाया, कैश बुक को ध्यान मत दो, सोचो कि ये वाला है ही नहीं। प्रिपेयर पास जर्नल एंट्री, इतना ही सोचो, ये नहीं है। तुम लोग अगर एंट्री कर रखोगे तो हम समझा देंगे कि कैश बुक के साथ जर्नल एंट्री कैसे होगा, ठीक है। तो तुम लोग का इतना ही होमवर्क रहेगा कि तुम लोग जर्नलाइज करके रखो, ठीक है, जैसे मैंने सिखाया। कैश बुक में क्या करना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।